तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक एक्सीडेंट दिखाया जाता है जिसमें एक पर्सन की मौत हो जाती है और अब हमें एक ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर बैठा अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है और अब उसकी गर्लफ्रेंड वहां पर उससे ब्रेकअप कर लेती है, पर इससे उसे थोड़ा भी दुख नहीं होता है। जो सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वह कॉल कट कर देता है और तभी उस जगह पर उसका बॉस आता है और उसे इस महीने की सैलरी देता है। अब मेन कैरेक्टर देखता है कि उसे सैलरी में इस बार एक नोट ज़्यादा मिला होता है। तभी उसका बॉस बोलता है वह इसीलिए क्योंकि आज उसका ब्रेकअप हुआ है और वह समझ सकता है कि वह काफ़ी ज़्यादा दुखी होगा। यह सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर रोने लगता है और बोलता है कि यह मिलाकर आज तक उसके 7 बार ब्रेकअप हो चुके हैं, तो उसे 6 नोट और चाहिए। यह सुनते ही उसका बॉस गुस्से में उसे वहां से भगा देता है। अब वह अपने ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर चलते हुए जाने लगता है और तभी उसके फ़ोन पर दोबारा एक कॉल आता है जिसे देखकर वह गुस्से में उस फ़ोन को उठाकर बोलने लगता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और पहले तुम ही ब्रेकअप करना चाहती थी, तो मैं ब्रेकअप के लिए तैयार हूँ। तभी फोन पर दूसरी ओर से उसके फादर बोलते हैं जिनकी आवाज़ सुनकर वह डर जाता है और अब वह एक्टिंग करते हुए अपने फादर को यह सुनाने की कोशिश करता है कि उसके बगल में खड़ा आदमी अपनी गर्लफ्रेंड से तेज तेज चिल्लाकर ब्रेकअप कर रहा हो। तभी उसके फादर बोलते हैं तो क्या आज तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल गई है, क्योंकि घर में पैसों की काफी जरूरत है। यह सुनकर मेन कैरेक्टर हाँ में जवाब देता है और बोलता है कि उसे सैलरी मिल गई है और वह एक प्राइज भी जीता है और उस प्राइज से उसे इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे कि वह आगे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएगा। तभी रोड क्रॉस करते हुए वह एक छोटी लड़की को देखता है जो अपने बॉल को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही होती है और अब वह एक ट्रक से टकराने वाली होती है, पर तभी मेन कैरेक्टर काफ़ी तेजी से जाकर उस लड़की को बचा लेता है, पर उस जगह पर वह उस ट्रक से टकराकर मारा जाता है। अब उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर निकलकर आसमान की ओर जाने लगती है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब उसकी आंख खुलती है तो वह एक काफ़ी अजीब जगह पर होता है, जिसके बाद वह उस जगह पर बने हुए रास्ते पर सीधा सीधा चलने लगता है और अब चलते चलते वह एक डेड एंड पर पहुंचता है जहां से आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। और तभी उस जगह पर एक काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर आता है और मेन कैरेक्टर को देखकर बोलता है तो तुम्हारा नाम जिनिंग है ना, मुझे इस जगह पर यमराज ने भेजा है तुम्हें उन तक पहुंचाने के लिए। जिसके बाद जिनिंग उस मॉन्स्टर के हाथ पर चढ़ जाता है और अब वह मॉन्स्टर जिनिंग को यमराज तक ले आता है। अब दिखाया जाता है कि जिनिंग यमराज के सामने बैठा होता है, वहीं पर यमराज जिनिंग के बारे में सब कुछ पढ़ रहा होता है। वहीं पर बैठा जिनिंग बोर हो रहा होता है और तभी उसे उस जगह पर एक पोस्टर दिखाई देता है जिस पोस्टर में एक लड़की होती है और जिनिंग के देखते ही वह लड़की जिनिंग की ओर देखकर उसकी ओर किसी चीज को फेंकती है, जिससे जिनिंग को काफी ज्यादा पेन होता है। तभी यमराज जिनिंग पर चिल्लाता हुआ उसे नींद से उठाता है और अब वह जिनिंग पर गुस्सा होते हुए बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर इतनी जल्दी क्यों आ गए। लाइफ और डेथ के बुक के हिसाब से तुम्हारी टोटल एज 98 ईयर्स होने वाली थी, जिसके बाद तुम यहाँ पर मरते, पर तुमने यहाँ पर 80 साल पहले मरकर हमारा काम काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब जिनिंग वहाँ पर चारों ओर देखता है और थोड़ी देर शांत रहने के बाद वह चिल्लाते हुए बोलता है कि इसमें तुम्हारी गलती है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे 80 साल पहले यहाँ पर बुलाने की, और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा यहाँ पर काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, पर क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे लाइफ के 80 साल बर्बाद हो गए, वह भी तुम्हारी एक गलती की वजह से। और इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। तुम इस जगह के लॉर्ड हो तो क्या हुआ, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। अब यह सुनकर वहाँ पर यमराज भी थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है कि यहाँ पर गलती तो मुझसे हुई है। अब यह सुनते ही जिनिंग रोने लगता है और बोलता है कि तुमने यहाँ पर एक अपराध किया है, तो अब मैं तुम्हें पनिश करूँगा, वरना तुम वापस मुझे चुपचाप अर्थ पर भेज दो। और तुमने मुझे यहाँ पर टाइम से पहले बुलाया है, इसके बदले मुझे 8 मिलियन का हर्जाना भी चाहिए, उसके बाद ही मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, वरना पनिशमेंट पाने के लिए तैयार हो जाओ। तभी यमराज बोलता है तुम्हें वापस अर्थ पर भेजना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक बार मरने के बाद कोई भी दोबारा जिंदा नहीं हो सकता है, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रिकार्नेट कर सकता हूँ और तुम जिस जगह पर रिकार्नेट होना चाहोगे मैं तुम्हें उसी जगह पर भेज दूंगा। अब यह सुनते ही जिनिंग सोचने लगता है यह एक काफ़ी अच्छा ऑफर है और अब वह बोलता है कि तो यहाँ पर मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। जिसके बाद यमराज उसे वहाँ पर कुछ ऑप्शन देता है और पहला ऑप्शन होता है कि जिनिंग चाहे तो वहाँ पर एक मिलिट्री जर्नल बन सकता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, पर जिनिंग को वह पसंद नहीं आता है। अब उसे दूसरा ऑप्शन मिलता है एक जीनियस पर्सन का जिसके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। अब जीनियस का ऑफर पाते ही जिनिंग बोलता है तो क्या जीनियस पैदा होने में
मेरे पास काफी सारे पैसे होंगे और मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी होऊंगा। यमराज बोलता है नहीं, कोई भी जीनियस गरीब पैदा होता है। यह सुनते ही जिनिंग मना कर देता है। अब जिनिंग को वहां पर तीसरा ऑप्शन दिया जाता है, एक एम्परर का, पर उसे देखते ही जिनिंग मना कर देता है। यह सुनते ही यमराज बोलता है तो आखिर तुम क्या बनना चाहते हो? क्या तुम्हें एम्परर भी नहीं बनना है? जिनिंग बोलता है एक एम्परर बनने के बाद मेरे सर पर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाहता हूँ। यह सुनकर यमराज भी चकरा जाता है और बोलता है कि तो तुम खुद ही बता दो कि तुम क्या बनना चाहते हो। जिनिंग बोलता है मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस ढेर सारा पैसा, रहने के लिए एक बड़ा घर, खाने के लिए काफ़ी सारा खाना, एक हाई पोजीशन, ग्रेट पावर और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अगर मुझे ऐसी लाइफ मिल सकती है तो मुझे वही चाहिए और अपनी इस लाइफ में मैं जब चाहूँ तब उठूँ और जितना चाहे उतना मज़े कर सकूँ। बस मेरी यह छोटी सी ही रिक्वेस्ट है, तो आप बस मेरे लिए इतना ही कर दो। अब यमराज भी वहां पर जिनिंग की बातें सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे वह लाइफ देने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वह जिनिंग को लेकर एक ब्रिज के पास आता है और बोलता है कि इस ब्रिज को पार करने के बाद तुम्हें उस पोर्टल के अंदर जाना है जहां पर तुम्हें एक एक्सेलर दिया जाएगा और उस एक्सेलर को पीते ही तुम रिकार्नेट हो जाओगे। तभी जिनिंग बोलता है लॉर्ड, मैंने यहाँ पर कई सारी बुक्स पढ़ी और आपने मुझे कहा कि आप मुझे एक किंग बनाने वाले हैं जिसके सर पर कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, तो कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? यमराज बोलता है आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा और क्या मैं तुम्हें झूठा लगता हूँ? तो तुम निश्चिंत होकर जा सकते हो। यह सुनकर जिनिंग ब्रिज ऑफ लाइफ को पार करके उस पोर्टल की ओर आगे जाने लगता है और अब जिनिंग एक पोर्टल के अंदर घुसते ही एक रूम में पहुंच जाता है जहां पर एक लड़की अपने हाथ में कुछ एक्सेलर लेकर खड़ी होती है और अब वह उसे जिनिंग को पीने के लिए देती है और बोलती है कि इस एक्सेलर को पीते हुए तुम्हें सोचना है कि तुम्हें कैसी लाइफ चाहिए, जिसके बाद रिकार्नेट होने के बाद तुम्हें वैसी ही लाइफ मिलेगी। अब जिनिंग उस एक्सेलर को देखता है तो उसे अपनी पुरानी लाइफ की सभी बातें याद आने लगती है। अब वह काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसकी आंसू की कुछ बूंदें उस एक्सेलर में गिर जाती है। अब वह जैसे ही उस एक्सेलर को पीने के लिए जा रहा होता है तभी वहां पर कई सारे मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं, जिन्हें देखते ही वह लड़की और उनके कुछ सोल्जर्स उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं। अब वह लड़की जिनिंग को भागने के लिए बोलती है पर जिनिंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वह उस एक्सेलर को उसी जगह छोड़कर वहां से भागने लगता है। पर उसी वक्त वह पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है और अब हमें दिखाया जाता है कि वह लड़की लॉर्ड चू को बता रही होती है कि लॉर्ड चू ने उस जगह पर जिस लड़के को भेजा था वह लड़का अचानक ही उस जगह से गायब हो गया और किसी को भी नहीं पता कि वह किस जगह पर गया है। यह सुनते ही यमराज बोलता है कि आज से इन तीनों दुनिया में तबाही स्टार्ट होने वाली है और अब हम इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। अब दिखाया जाता है कि जिनिंग एक जगह पर एक फैमिली के हेड के घर पैदा हुआ होता है और सभी लोग उसे प्रिंस बोल रहे होते हैं, जो सुनकर वह काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह सोचने लगता है कि उसकी लाइफ अब ऐश मौज से बीतने वाली है और अब वह काफी ज्यादा अमीर पर्सन है। हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर जिनिंग बड़ा हो चुका होता है और वह अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। वहीं जिनिंग के मॉम और डैड उसे काफी हैरानी से देख रहे होते हैं और अब जिनिंग अपना खाना खत्म करके बोलता है कि अब मैं अपनी ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद वह अपने पीछे खड़ी 2 लड़कियों को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। अब जिनिंग की मॉम जिनिंग के डैड से वहां पर जिनिंग के बारे में कुछ पूछती है, जिस पर जिनिंग का फादर बोलता है कि वक्त आने पर हमें यह पता चल ही जाएगा। अब हमें दिखाया जाता है कि ग्राउंड में जिनिंग लेटा होता है, वहीं पर दोनों लड़कियां उसकी मसाज कर रही होती है और तभी एक लड़की बोलती है कि प्रिंस, आपको इस जगह पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आप अपनी प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो? और अगर आपके फादर ने आपको इस तरह देख लिया तो वह आप पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होंगे। तभी जिनिंग बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे मार्शल आर्ट के बारे में सब कुछ पता है और मैं डेली 2 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ, यह मेरे लिए काफ़ी है, तो अब तुम मुझे यहाँ पर सोने दो। वहीं पर दूसरी ओर जिनिंग के मॉम और डैड एक जगह पर खड़े होकर कुछ सोल्जर्स की ट्रेनिंग को देख रहे होते हैं। तभी जिनिंग की मॉम बोलती है कि जिनिंग अभी काफी ज्यादा कमजोर है और अगर वह अभी पावरफुल नहीं बना तो वह इस किंगडम का किंग नहीं बन पाएगा, जिसके बाद उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। तभी जिनिंग के फादर को याद आता है कि एक पर्सन उससे बोल रहा होता है, जी यी चुन, बड़े भाई डा ने मुझे बताया कि जिनिंग के अंदर कोई भी पावर नहीं है और वह काफी ज्यादा कमजोर है और हम कभी भी इतने कमजोर पर्सन को हमारे किंगडम का किंग नहीं बना सकते हैं। और ये चुन, तुम हमारे किंगडम पर काफी समय से राज कर रहे हो, तो तुम्हें हमारी किंगडम की हालत के बारे में पता ही है और तुम्हें याद है ना कि हमारे किंगडम में किंग को कैसे चुना जाता है।
कहीं तुम अपने पुत्र मोह में आकर इस रूल को चेंज करने की कोशिश ना करो, क्योंकि यह बात इस जगह पर सभी को पता है कि जिनिंग कितना ज़्यादा कमज़ोर है, यहाँ तक कि वह एक सोल्जर को भी नहीं हरा सकता है। तभी यीचुन बोलता है, ब्रदर ली, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि जिनिंग कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि मैंने उसके अंदर कुछ खास देखा है। पर अगर सही टाइम आने तक वह पावरफुल नहीं बना तो मैं अपनी राजगद्दी उसके हाथ में नहीं जाने दूंगा। और अब यह सोचकर यूचुन बोलने लगता है कि जिनिंग पूरे दिन ट्रेनिंग करने के बजाय छोटे मोटे गेम खेलता रहता है और इस तरह से वह कभी पावरफुल नहीं बन पाएगा। और अब वह जिनिंग की मॉम से बोलता है कि अगर जिनिंग इसी तरह करता रहा तो वह जिनिंग को कुन लोंग के पास भेज देगा। यह सुनते ही जिनिंग की मॉम परेशान हो जाती है, पर येचुन उसे शांत करता है और बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि जिनिंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, पर वह अपनी पावर का यूज़ करना ही नहीं चाहता है। और कुन लोंग के पास पहुंचकर उसे अपनी पावर का यूज़ करना ही होगा, जिससे उसकी पावर पहले से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। तभी जिनिंग की मॉम बोलती है कि वह यहाँ पर बस यह चाहती है कि जिनिंग का फ्यूचर अच्छा हो और कुछ भी नहीं, क्योंकि जिनिंग अब 15 साल का हो चुका है और अभी तक उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अवेक नहीं हुई है। तभी यीचुन बोलता है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तो हमें अब यह करना ही होगा। तभी जिनिंग की मॉम साओबाई को बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह जिनिंग को प्रोटेक्ट करेगा। वहीं दूसरी ओर जिनिंग ग्राउंड में सो रहा होता है और तभी उसके पास बैठी हुई लड़कियां उसके मॉम और डैड को उसकी ओर आते हुए देखती हैं और अब वह जिनिंग को वहां पर उठाने लगती है, पर जिनिंग नहीं उठता है। तभी एक लड़की बोलती है कि आपके फादर इस ओर आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। और अब यह सुनते ही जिनिंग उठकर खड़ा हो जाता है और वहां पर अपनी ट्रेनिंग करने लगता है। तभी यीचुन जिनिंग के पास आकर बोलता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर बस ट्रेनिंग करने का नाटक कर रहे हो। और जिनिंग, तुम्हें पता है कि मैंने कभी भी तुम्हें बाहर ट्रेनिंग करने से नहीं रोका, क्योंकि मुझे तुम पर यकीन है कि तुम एक पावरफुल पर्सन बन सकते हो। जिनिंग बोलता है, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। तभी जिनिंग का फादर बोलता है, मुझे पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, पर तुम मेहनत से हमेशा बचते हो और जब तक तुम यहाँ पर मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। यह सुनते ही जिनिंग बोलता है, तो क्या आपको सच में लगता है कि मैं पावरफुल हूँ? ये चुन बोलता है, हाँ, पर अब आज से तुम्हारी असली ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तुम आउटसाइड वर्ल्ड में असली डीमन से फाइट करोगे और बीस्ट को हराओगे और अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें यह करना होगा, जिसके बाद ही तुम अपने अंदर की असली पावर को जान पाओगे। और अब यूचुन जिनिंग को कॉन्ग लोंग के पास बुलाता है और बोलता है कि अगर तुमने कॉन्ग लोंग को हरा दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो और आउटसाइड वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार हो। यह सुनते ही जिनिंग तैयार हो जाता है और बोलता है कि मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तब से इस जगह से कभी भी बाहर नहीं निकला और फाइनली मुझे यह चांस मिला है, तो मैं इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। अब अगले दिन जिनिंग अरीना ग्राउंड में कुन लोंग से फाइट करने के लिए आता है, जो देखकर उसकी मॉम उसे संभल कर रहने के लिए बोलती है, क्योंकि कुन लोंग एक काफ़ी खतरनाक डीमन है। जिनिंग बोलता है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं अब सब कुछ संभाल सकता हूँ। अब जिनिंग उस अरीना ग्राउंड में एंटर करता है। वहीं उसका फादर बोल रहा होता है कि जिनिंग, आज तुम अपने लक से इस जगह पर नहीं जीत पाओगे, क्योंकि कुनलोंग एक मिथिकल बीस्ट है और अगर तुमने इस जगह पर कोई भी गलती की तो मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आऊँगा। तो तुम्हें अरीना ग्राउंड में एंटर करने के बाद सभी कुछ खुद ब खुद संभालना है। अब मिथिकल बीस्ट का नाम सुनते ही जिनिंग डर जाता है और तभी उस जगह पर एक बीस्ट के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो सुनकर जिनिंग के पसीने छूटने लगते हैं। और तभी उस जगह पर एक चेन से बंधा हुआ सांप आता है। अब उस सांप को देखकर जिनिंग बोलने लगता है, तो क्या मुझे इससे फाइट करना है? यह तो काफ़ी कमज़ोर लग रहा है, आखिर मैं इससे क्यों डर रहा था? और तभी उस सांप के गले से उन चेन्स को खोल दिया जाता है और अब उन चेन्स के खुलते ही वह सांप एक जाइंट स्नेक में बदल जाता है। अब यह देखकर जिनिंग की मॉम उसके लिए परेशान होने लगती है और बोलने लगती है कि यह तो एक मिथिकल स्नेक मॉन्स्टर है और यह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो जिनिंग इसे कभी नहीं हरा पाएगा। तभी यीचुन बोलता है, जिनिंग की असली पावर को बाहर निकालने का मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तो मुझे यह करना ही होगा। वहीं पर खड़ा ली यीचुन से बोल रहा होता है कि मुझे नहीं लग रहा कि तुम्हारे बेटे का फ्यूचर अच्छा है और आज से पहले मैंने इतना कमज़ोर मिथिकल बीस्ट कभी नहीं देखा, पर फिर भी तुम्हारा बेटा इतना ज़्यादा डर क्यों रहा है? और तभी वह बीस्ट जिनिंग पर अटैक कर देता है, पर जिनिंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है और सोचने लगता है कि फादर कभी भी मुझे फाइट करने के लिए कोई ज़्यादा पावरफुल ओपोनेंट नहीं देंगे, तो इस बीस्ट की कोई ना कोई कमज़ोरी ज़रूर होगी। और अब वह उस बीस्ट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वह बीस्ट अपने टेल से मारकर जिनिंग को पीछे धकेल देता है।
यह देखते ही ली बोलने लगता है, अगर जिनिंग की जगह मैं होता तो अब तक यह बीस्ट मारा जा चुका होता। वहीं पर अरीना ग्राउंड में वह बीस्ट लगातार जिनिंग पर अटैक किए ही चला जा रहा होता है, जो देखकर जिनिंग की मॉम उसके लिए परेशान हो जाती है। तभी यूचुआन बोलता है, तुम सभी को यहाँ पर जिनिंग पिटता हुआ दिखाई दे रहा है, पर मैं देख पा रहा हूँ कि जिनिंग की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तभी ली बोलता है, तुम्हें धोखा हो रहा है, मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि जिनिंग वहाँ पर बुरी तरीके से पिट रहा है, और अगर इसी तरह यह सब कुछ चलता रहा तो थोड़ी ही देर में जिनिंग मारा जाएगा। यह सुनते ही यूचुआन बोलता है, तब तो तुम्हें अपने आंखों को चेक करवाने की जरूरत है। वहीं पर ग्राउंड में जिनिंग चुपचाप एक जगह पर खड़ा होता है, और अब जैसे ही वह बीस्ट जिनिंग पर अटैक करता है, जिनिंग उसके अटैक को डॉज करता हुआ अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर जिनिंग के अटैक का उस पर कोई भी असर नहीं होता है, और अब वह बीस्ट दोबारा जिनिंग को मारकर दूर फेंक देता है। यह देखते ही ली दोबारा जिनिंग की बेइज्जती करने लगता है, और अब जिनिंग दोबारा उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है, जो देखकर उसकी मॉम काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलने लगती है कि यह तो क्रिम्सन ऑरा 9 हेवेंस है। और तभी जिनिंग को उस बीस्ट का वीक स्पॉट दिखता है, और अब जिनिंग काफी तेजी से उस बीस्ट के वीक स्पॉट पर अटैक करके उसे घायल कर देता है, जो देखकर ली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलने लगता है कि आखिर जिनिंग ने यह टेक्निक कहां से सीखी। और अब घायल होने के बाद उस स्नेक मॉन्स्टर को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वह अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है, जो देखकर वहां पर ली डर जाता है और बोलने लगता है कि अब जिनिंग को यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी यीचुन अपनी स्वॉर्ड फेंककर जिनिंग को देता है और बोलता है कि अब इस मॉन्स्टर को मारने का टाइम आ चुका है। यह देखते ही जिनिंग उस स्वॉर्ड को पकड़ता है, और अब जिनिंग का खून उस स्वॉर्ड के ऊपर लग जाता है, जिससे अब वह स्वॉर्ड ग्लो करने लगती है। और तभी जिनिंग उस बीस्ट पर अटैक करके उसे मार देता है। और अब यह देखकर यीचुन जी ली से बोलता है कि तो अब तुम देख पा रहे हो कि मेरा बेटा कितना पावरफुल है। और अब उस जगह पर वह बीस्ट मारा जाता है, जिसके बाद हमें एक जगह दिखाया जाता है जहां पर एक जाइंट स्नेक चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि जी क्लैन ने जिस जाइंट स्नेक को पकड़कर आज मार दिया वह उसका बेटा था, और वह जी क्लैन से अपने बेटे की मौत का बदला लेकर रहेगा। कहा जाता है कि वह स्नेक मॉन्स्टर अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर जी क्लैन पर अटैक कर देता है, और अब वह सभी मॉन्स्टर्स मिलकर वहां पर काफी ज्यादा तबाही मचाते हैं और जी क्लैन के लोगों को एक एक करके मारने लगते हैं। दूसरी ओर वह स्नेक मॉन्स्टर काफी तेजी से अरीना ग्राउंड की ओर जा रहा होता है, और तभी एक सोल्जर आकर जी फैमिली के हेड को इन सब चीजों के बारे में बताता है, और तभी वह स्नेक मॉन्स्टर अरीना ग्राउंड के पास आ पहुंचता है, और अब वह अपने बेटे को मरा हुआ देखता है, जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब यह देखते ही जी फैमिली का हेड जिनिंग को वहां से भागने के लिए बोलता है, और तभी वह स्नेक मॉन्स्टर अरीना ग्राउंड पर ऊपर लगे हुए चेन्स को तोड़कर अरीना ग्राउंड के अंदर घुसने लगता है। और अब वह जिनिंग को देखकर बोलता है कि तुमने इस जगह पर मेरे बेटे को मारा है, तो अब तुम्हें भी यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता है। वहीं दूसरी ओर जिनिंग काफी तेजी से वहां से भाग रहा होता है, और तभी वह स्नेक मॉन्स्टर अपने पंख फैलाकर वहां पर अपने कुछ साथियों को बुला लेता है, जिसके बाद वहां पर कई सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स आकर उस जगह पर मौजूद सभी लोगों को चारों ओर से घेर लेते हैं। अब यह देखकर जिली बोलने लगता है, आखिर यह छोटे छोटे मॉन्स्टर भी आज हमारे जी फैमिली पर अटैक करने का साहस कर पा रहे हैं, तो अब इनमें से मैं किसी को भी जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। और अब वह जी फैमिली के हेड से बोलता है, जी चुआन अपने बेटे को लेकर यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अब मैं समझ गया हूँ कि हमारे जी फैमिली का फ्यूचर अब जिनिंग के ही कंधों पर है। तभी जिनिंग की मॉम उसे बताती है कि जी चुआन पहले ही जिनिंग को बचाने के लिए जा चुका है, और अब यह सुनते ही जिली वहाँ पर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। वहीं साओबाई और जिनिंग की मॉम भी एक एक करके उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। दूसरी ओर जी चुआन सभी मॉन्स्टर्स को मारता हुआ जिनिंग की ओर आगे बढ़ रहा होता है। वहीं वह स्नेक मॉन्स्टर लगातार जिनिंग पर अटैक किए चला जा रहा होता है, और जिनिंग उसके सभी अटैक्स को डॉज करते हुए वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जिनिंग गुस्से में अपने रेन शॉट टेक्निक का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, पर वह स्नेक मॉन्स्टर जिनिंग के अटैक को ब्लॉक करता हुआ जिनिंग पर अटैक करके उसके एक हाथ को काट देता है, जिससे जिनिंग वहां पर नीचे गिर जाता है। अब यह देखकर वह स्नेक मॉन्स्टर दोबारा जिनिंग पर अटैक करने लगता है, पर तभी जिनिंग उठकर खड़ा होता है, और अब वह दोबारा उसके अटैक से बचते हुए वहां से भागने लगता है। और तभी उसे हवा में उड़ता हुआ अपना हाथ दिखाई देता है, जिसे देखते ही वह उसे पकड़कर अपने बॉडी मैजिक टेक्निक का यूज करते हुए अपने हाथ को अपने बॉडी से दोबारा कनेक्ट कर लेता है।
और बोलने लगता है कि अच्छा हुआ कि मैंने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इसी टेक्निक की थी। तभी वह स्नेक मॉन्स्टर अचानक जिनिंग के सामने आ जाता है और अब वह अपने टेल से अटैक करके जिनिंग को मारने ही वाला होता है कि तभी जी चुआन बीच में आकर अपने स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर पर अटैक करके उसे पीछे कर देता है। अब यह देखते ही वह मॉन्स्टर अपने फायर से उन पर अटैक करता है, पर तभी जी चुआन जिनिंग को वहां से उठाकर दूर फेंक देता है। अब वहां पर जिनिंग के पास उसकी मॉम और बाकी के लोग भी आते हैं और अब जिनिंग की मॉम उसे देखते ही वहां पर उसे गले लगा लेती है और उससे पूछने लगती है कि क्या वह ठीक है। जिनिंग बोलता है मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बस इस फाइट में मेरा एक हाथ कट गया था, पर मैंने अपने बॉडी मैजिक टेक्निक का यूज करते हुए उसे भी ठीक कर लिया है और अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। और अब वह वहाँ पर जिली और साओबाई को उसके फादर की हेल्प करने के लिए बोलता है। तभी साओबाई बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, वह स्नेक मॉन्स्टर मास्टर के सामने कभी नहीं टिक पाएगा। दूसरी ओर जीचुआन स्नेक मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और अब वहां पर जीचुआन की पावर को देखकर वह स्नेक मॉन्स्टर उससे दूर भागने लगता है। तभी जीचुआन बोलता है कि तुमने आज यहाँ पर मेरे जी फैमिली पर अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी और अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते हो। जिसके बाद वह काफी तेजी से भागते हुए उस स्नेक मॉन्स्टर का पीछा करता है, पर वह स्नेक मॉन्स्टर उड़ते हुए जी फैमिली से दूर जाने लगता है। यह देखते ही जीचुआन अपना बो निकालकर एक एरो से उस स्नेक को शूट कर देता है, जिससे उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा दर्द होता है और वह चिल्लाते हुए बोलता है कि जीचुआन, पहले तुम्हारे जी फैमिली ने मेरे साथियों यहाँ तक कि मेरे बेटे को भी अपने कब्जे में ले लिया और तो और आज तुमने मेरे बेटे को जान से भी मार दिया, तो तुम्हें क्या लगता है कि यह सब होने के बाद मैं चुप बैठूंगा और बदला नहीं लूंगा। तभी जीचुआन बोलता है तुम्हें जो करना था तुम वह कर चुके हो, अब मेरी बारी है और अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद जीचुआन काफी तेजी से भागता हुआ वहां से नीचे कूद जाता है और अब वह एक बीस्ट पर बैठकर उस स्नेक मॉन्स्टर का पीछा करने लगता है और उस पर अपने एरो से अटैक करके उसे काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है। अब वहां पर वह स्नेक मॉन्स्टर काफी बुरी तरीके से घायल होने के बाद एक जगह पानी के अंदर गिर जाता है और अब यह देखकर जीचुआन उसे हर जगह ढूंढने लगता है, पर वह मॉन्स्टर उसे कहीं पर भी नहीं मिलता है। अब दिखाया जाता है कि जिनिंग अपनी मॉम के साथ अपने घर की ओर जा रहा होता है और तभी वह रास्ते में जी फैमिली के कई सारे घायल लोगों को देखता है। वहीं उस जगह की डिस्ट्रक्शन को देखकर वह काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है और अब वह बोलता है कि मॉम, आखिर फादर अब तक वापस क्यों नहीं लौटे। तभी जिनिंग की मॉम बोलती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, वह अपना काम खत्म करके वापस लौट आएंगे। तभी जिनिंग बोलता है पर मॉम, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब चीजों में हमारी गलती है, क्योंकि पहले हम ही ने उस स्नेक मॉन्स्टर के बेटे को मारा था और वह बस यहाँ पर हमसे बदला लेने के लिए आया था। अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो हमारी जी फैमिली को यह सब कुछ फेस नहीं करना पड़ता। तभी जिनिंग की मॉम बोलती है कि अगर तुम हमेशा इसी तरह सोचते रहे तो तुम कभी भी एक अच्छे राजा नहीं बन पाओगे। ऐसी सोच बस किसी कमजोर इंसान की ही होती है। जरा इन लोगों को देखो, आखिर इनकी क्या गलती थी जो उस मॉन्स्टर ने इन सभी को यहाँ पर जान से मार दिया। अगर उसे बदला लेना था तो वह सीधा हमारे पास आता और हम पर अटैक करता। अब दिखाया जाता है कि जिनिंग अपने घर में एक जगह पर बैठा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और उससे बोलती है कि चेंग चाओ के फादर यहाँ पर आए हैं और वह आपसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर जिनिंग काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे अभी तक लग रहा था कि चेंग चाओ एक ऑर्फन है और उसके कोई भी पेरेंट्स नहीं। तभी वह लड़की जिनिंग को बताती है कि वह चेंग चाओ का बायोलॉजिकल फादर है और वह उसे वापस अपने साथ घर ले जाने के लिए आया है। अब जिनिंग उन दोनों से मिलने के लिए जाता है और अब वह चेंग चाओ के फादर से बोलता है कि क्यों यू ने मुझे बताया कि आप यहाँ से चेंग चाओ को वापस अपने घर ले जाने के लिए आए हो। यह सुनते ही चेंग चाओ का फादर बोलता है कि वह जी फैमिली के अंदर एक छोटे से ट्राइब का लीडर है, पर अभी जब मॉन्स्टर्स ने उन पर अटैक किया था तो उनके ट्राइब में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और उसके ट्राइब के ज्यादातर लोग काफी ज्यादा घायल है। इसीलिए वह चेंग चाओ को अपने साथ ले जाना चाहता है, जिससे वहाँ के काम में चेंग चाओ उसकी मदद कर सके। तो इसीलिए वह प्रिंस से यहाँ पर चेंग चाओ को वापस ले जाने की परमिशन चाहता है। यह सुनते ही जिनिंग बोलता है तो चेंग चाओ, क्या तुम वापस अपनी फैमिली में जाना चाहती हो? तभी चेंग चाओ रोते हुए ना में जवाब देती है। यह सुनते ही चेंग चाओ का फादर उसे समझाने की कोशिश करता है, पर चेंग चाओ जिनिंग को अकेले छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होती है। यह सुनकर जिनिंग चेंग चाओ के पास आता है और उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर किसी के भी बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए और अपनी लाइफ खुशी से जीनी चाहिए।
मुझे पता है कि तुम काफी सालों से मेरे साथ हो, इसीलिए अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती हो। पर इस वक्त तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो तुम्हें उनकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। और जब इस जगह की सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, तब तुम मेरे पास वापस आ सकती हो। यह सुनकर चैंग चाओ का फादर वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है और जिनिंग को थैंक्स करने लगता है। अब दिखाया जाता है कि जिनिंग अपने फादर के पास जाता है और बोलता है कि फादर, क्या आप मुझे बुला रहे थे? तभी जीचुआन जिनिंग को एक एम्बुलेंट देता है और बोलता है कि जब भी तुम किसी खतरे में होगे, तब तुम इस एम्बुलेंट को डिस्ट्रॉय कर देना, जिससे तुम्हारे खतरे में होने के बारे में मुझे पता चल जाएगा और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। पर यह एम्बुलेंट 10,000 किलोमीटर के अंदर के दायरे में ही काम करेगा, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम इसी दायरे में रहो। यह सब सुनकर जिनिंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी जीचुआन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम बचपन से ही बाहरी दुनिया में जाकर ट्रेनिंग करना चाहते हो, पर मैंने हमेशा तुम्हें यह करने से रोका तुम्हारी पावर की वजह से। पर अब तुमने मेरा दिया हुआ टेस्ट पास कर लिया है, तो अब तुम बाहर की दुनिया में जा सकते हो। यह सुनकर जिनिंग काफी ज्यादा खुश होता है। तभी उस जगह पर जिनिंग की मॉम आती है और जीचुआन से बोलती है कि तुमने मुझसे कहा था कि अभी तक वह स्नेक मॉन्स्टर नहीं मरा है, तो फिर आखिर तुमने जिनिंग को बाहर जाकर ट्रेनिंग करने की परमिशन क्यों दे दी? यह सुनते ही जीचुआन बोलता है कि जिनिंग के अंदर एक नेचुरल टैलेंट है, पर वह काफी ज्यादा आलसी है और मेहनत करना नहीं चाहता है, इसीलिए मैं उसे बाहर ट्रेनिंग करने के लिए भेज रहा हूँ, जिससे वह हमारे किंगडम का सबसे पावरफुल पर्सन बन सके। अब दिखाया जाता है कि चैंग चाओ एक जगह पर बैठी होती है। तभी उसके पास उसका फादर आता है और बोलता है कि चैंग चाओ, मैंने यहाँ पर जो भी कुछ किया वह तुम्हारे भले के लिए किया है। यह सुनते ही चैंग चाओ गुस्से में बोलती है, प्रिंस एक काफी अच्छे पर्सन है और अभी जब उनकी जान खतरे में है, तो मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। और तभी चैंग चाओ और उसका फादर अपने ऊपर से एक डीमन स्नेक को उड़ता हुआ देखते हैं, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा डर जाते हैं। दिखाया जाता है कि जिनिंग साओबाई और क्वीन यू के साथ अपने किंगडम से बाहर एक फॉरेस्ट में आया होता है। तभी क्वीन यू साओबाई से बोलती है कि अंकल बाई, यह एरिया तो डीमन स्नेक्स का है, तो क्या हमारा इस जगह पर घूमना ठीक होगा? तभी साओबाई बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, प्रिंस को इस जगह पर मेरे रहते कोई भी खतरा नहीं हो सकता है। और अब वह जाकर एक पेड़ के नीचे सो जाता है। तभी क्वीन यू देखती है कि जिनिंग उनके आसपास नहीं होता है और यह देखकर वह परेशान हो जाती है और साओबाई से जाकर बोलती है कि अंकल बाई, जिनिंग इस जगह पर मौजूद नहीं है, तो हमें जल्द ही उसे ढूंढना चाहिए। पर साओबाई कुछ भी नहीं बोलता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जिनिंग दौड़ता दौड़ता एक नदी के किनारे आ चुका होता है। तभी उसकी नज़र पेड़ पर बने हुए एक घोंसले पर जाती है, जिसे देखते ही वह उस घोंसले के पास जाता है। वह घोंसला नीचे गिरने वाला था। यह देखकर जिनिंग उसे ठीक से उस जगह पर रख देता है। तभी उसे वहां पर एक सांप दिखाई देता है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा डर जाता है और पेड़ से नीचे गिर जाता है। अब वह उठता है तो अपने सामने एक लड़की को हंसता हुआ देखता है। जिनिंग बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर हंस क्यों रही हो? तभी वह लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रही हूँ। तभी जिनिंग बोलता है, अगर तुमने उस जगह पर उस सांप को देखा होता तो तुम्हारी भी हालत खराब हो जाती, वह सच में बहुत ही ज्यादा डरावना था। तभी वह लड़की गुस्से में बोलती है, सांप डरावने नहीं बल्कि खूबसूरत होते हैं। और अब वह लड़की जिनिंग को उस सांप से माफी मांगने के लिए बोलने लगती है। तभी जिनिंग बोलता है, यहाँ पर मुझे सांप से नहीं बल्कि उस सांप को मुझसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से मैं काफी ज्यादा डर गया और वहां से नीचे भी गिर गया। तभी वह लड़की बोलती है, मैंने तुमसे कहा ना कि सांप डरावने नहीं सुंदर होते हैं, तो तुम जल्दी उससे माफी मांगो। जिनिंग बोलता है, सपने मत देखो, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा। और तभी वह लड़की उस सांप में चेंज हो जाती है, जिसे देखते ही जिनिंग डर जाता है और बोलने लगता है कि अब मैं समझ गया कि तुम मुझे उससे माफी मांगने के लिए क्यों बोल रही थी। दूसरी ओर हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जो एक जगह पर बैठकर अजूर स्काई स्नेक को पकड़ने का फॉर्मेशन बना रहे होते हैं और अब वहां पर उनका फॉर्मेशन बनकर तैयार हो जाता है। तभी उन्हें जंगल में से एक आवाज आती हुई सुनाई देती है, जिस आवाज को सुनकर वह दोनों उस ओर जाकर देखने लगते हैं। अब वह दोनों देखते हैं कि वहां पर जिनिंग उस स्नेक से फाइट कर रहा होता है और यह वही स्काई स्नेक है जिन्हें पकड़ने के लिए उन दोनों ने वह जाल बिछाया है। वहीं पर जिनिंग बिना रुके उस स्नेक से फाइट किए चला जा रहा होता है। अब जिनिंग की फाइटिंग स्टाइल देखकर वह दोनों भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोलने लगते हैं कि इसके पास काफी खतरनाक टेक्निक है, बस इसने इनफ ट्रेनिंग नहीं कर रखी है, वरना यह काफी ज्यादा पावरफुल होता। पर चाहे जो भी हो, इस लड़के की मदद से आज हम इस स्काई स्नेक को पकड़ पाएंगे।
दूसरी ओर जिनिंग बोल रहा होता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता हूँ, तो अब हम यहाँ पर शांति से बात करते हैं। पर वह स्नेक बात करने के लिए तैयार नहीं होता है और वह लगातार जिनिंग पर अटैक करने लगता है और यह देखकर जिनिंग भी उससे फाइट करने लगता है। तभी वह स्नेक काफी तेजी से अपनी स्पीड को बढ़ाता हुआ जिनिंग पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। पर जिनिंग खुद को संभालता है। वहीं स्नेक के अटैक की वजह से जिनिंग के कुछ रिब्स टूट चुके होते हैं, पर वह अपने बॉडी मैजिक का यूज करते हुए अपने रिब्स को दोबारा रीजनरेट कर लेता है और अब वह गुस्से में सीरियस होकर उस स्नेक से फाइट करने लगता है। तभी वह स्नेक भी अपने रियल फॉर्म में आ जाती है और अब वह दोनों वहां पर अपनी फुल पावर का यूज करते हुए आपस में फाइट करते हैं। तभी वह लड़की दोबारा अपने स्नेक फॉर्म में आ जाती है और अब वह काफी तेजी से जिनिंग की ओर आगे बढ़ती है। पर तभी जिनिंग अपनी टेक्निक का यूज करते हुए उस स्नेक को वहां पर पानी के लहरों से ढक देता है। तभी दोबारा वह लड़की अपने रियल फॉर्म में आते हुए जिनिंग पर अटैक करके उसे दूर फेंक देती है। अब जिनिंग उड़ता हुआ उस फॉर्मेशन के अंदर जाकर गिरता है। अब उस फॉर्मेशन को देखते ही जिनिंग समझ जाता है कि इस जगह पर कुछ तो गड़बड़ है। तभी वह लड़की काफी तेजी से जिनिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और यह देखते ही वहां पर खड़ा पर्सन उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। तभी जिनिंग चिल्लाता हुआ बोलता है, यहाँ खतरा है तो तुम इस जगह पर मत आओ। पर वह लड़की जिनिंग की बात नहीं सुनती है और अब वह उस फॉर्मेशन के अंदर जाकर फंस जाती है और तभी जिनिंग पर कोई अटैक करके उसे उस फॉर्मेशन से बाहर निकाल देता है। अब जिनिंग देखता है कि यह वहां पर मौजूद दूसरा पर्सन होता है। अब वह पर्सन काफी तेजी से जिनिंग की ओर आगे बढ़ते हुए एक बीस्ट में चेंज हो जाता है, जो देखकर जिनिंग काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी वह पहले पर्सन को उस फॉर्मेशन के पास खड़ा देखता है, जिसे देखकर वह बोलता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वह स्नेक गर्ल जिनिंग को बताती है कि यह आदमी जो इस जगह पर खड़ा है इसे लोग आयरनवुड ज़ैंग के नाम से जानते हैं और यह एक सिंगटियन एक्सपर्ट है, तो तुम इसका सामना कभी नहीं कर पाओगे, तो यहाँ से भाग जाओ। तभी जिनिंग बोलता है, आखिर यह तुम क्या बोल रही हो, क्या मैं तुम्हें यहाँ पर खतरे में छोड़कर चला जाऊँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और अब जिनिंग काफी तेजी से उस बीस्ट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वह उस बीस्ट पर अटैक न करते हुए उसके बगल से वहां से भाग जाता है। तभी पहला पर्सन बोलता है, उस लड़के को भूल जाओ, हमें यहाँ पर स्काई स्नेक मिल चुकी है। वहीं फॉर्मेशन के अंदर उस स्नेक गर्ल को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और आयरनवुड ज़ैंग बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने सरेंडर कर दो और मेरी पालतू बीस्ट बन जाओ। पर स्नेक गर्ल इसके लिए तैयार नहीं होती है। यह सुनते ही वुड ज़ैंग बोलता है, तो फिर तुम मरने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाओ। तभी स्नेक गर्ल बोलती है उसे यहाँ पर मरना पसंद है, पर वह किसी का स्लेव नहीं बनेगी। यह सुनते ही वुड ज़ैंग अपनी पावर को बढ़ाते हुए उसे टॉर्चर करने लगता है। वहीं पर एक जगह से छुपकर जिनिंग यह सब कुछ देख रहा होता है और अब यह देखकर वह गुस्से में वुड ज़ैंग की ओर आगे जाने ही वाला होता है कि तभी साओबाई आकर उसे वहाँ पर रोक देता है और अब वह जिनिंग से बोलता है कि उस जगह पर जाकर तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो, तो तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए। तभी जिनिंग हंसते हुए बोलता है, अंकल साओबाई, पर मुझे पता है कि आप वुड ज़ैंग से काफी ज्यादा पावरफुल हो, तो क्यों ना इसमें आप मेरी मदद करो। और क्या पता अगर हम उस स्नेक गर्ल को बचा ले तो वह हमारी सबऑर्डिनेट बन जाए। तभी साओबाई बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, वह स्नेक गर्ल काफी ज्यादा पावरफुल है और वह इतनी जल्दी नहीं मरने वाली। और तो और वैसे भी यह तुम्हारी ट्रेनिंग है, तो इस जगह पर जो भी करना है तुम्हें करना है। और यह बोलकर साओबाई वहां से चला जाता है। अब जिनिंग एक लेक के पास बैठकर सोचने लगता है कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। और तभी वहां पर काफी तेज हवा चलने लगती है, जिससे वह देखता है कि पेड़ों से पत्ते टूटकर गिर रहे होते हैं। अब यह देखकर वह सोचने लगता है कि पत्ते कमजोर होते हैं, वह इसीलिए इतनी कमजोर हवा में भी टूटकर गिर जाते हैं। वहीं शाखाएं और पेड़ मजबूत होते हैं जो इन हवाओं का सामना कर पाते हैं, पर बड़े आंधी तूफान में वह भी टूटकर गिर जाते हैं। पर यह कमल का फूल जो इस लेक के अंदर मौजूद है वह काफी आसानी से इन हवाओं का सामना कर पाता है, वह इसीलिए क्योंकि यह काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। और अब यह सोचते ही वह वहां पर कल्टीवेशन करते हुए इस नई टेक्निक को बनाता है। अब जिनिंग की इस टेक्निक को देखकर साओबाई काफी ज्यादा हैरान होता है। दिखाया जाता है कि जिनिंग उस जगह पर बैठा अपने उस टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है
वहीं उसके बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा होता है, जिस ऑरे को देखकर उसकी ओर एक वुल्फ आगे बढ़ता है और अब वह उस जगह पर जिनिंग को बैठा हुआ देखकर उस पर अटैक करने के लिए झपटता है। वहीं से एक जगह से छिपकर क्वीन यू और साओबाई यह सब कुछ देख रहे होते हैं। अब उस वुल्फ को जिनिंग की ओर आगे बढ़ता हुआ देखकर क्वीन यू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, पर साओयू उसे शांत रहने के लिए बोलता है और अब वह वुल्फ जैसे ही जिनिंग के पास पहुंचकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिनिंग के अंदर से निकल रहे ऑरा से उस वुल्फ के वहां पर छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और वह वुल्फ वहीं पर मारा जाता है। अब जिनिंग की इस टेक्निक को देखकर क्वीन यू काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। वहीं दूसरी ओर आयरनवुड अभी भी उस स्काई स्नेक को टॉर्चर कर रहा होता है, पर वह स्काई स्नेक उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है और तभी आयरनवुड जंगल से आ रही काफी खतरनाक ऑरा को फील करता है। अब वह बीस्ट भी उस ऑरा को फील करता है और बोलता है कि मैं अभी उस जगह पर जाकर देखता हूँ कि आखिर यह कौन है। यह सुनकर आयरनवुड बोलता है यह बस एक ही पर्सन है और उसकी ऑरा को देखकर मैं बता सकता हूँ कि वह काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिसके बाद वह दोनों उस ऑरा का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुँचते हैं और अब वह देखते हैं कि उस जगह पर बैठा जिनिंग अपने उस टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब जिनिंग की इस पावर को देखकर वह दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उस जगह पर जिनिंग फायर और वाटर दोनों ही एलिमेंट्स को एक साथ कंट्रोल कर रहा होता है। अब जिनिंग की पावर को टेस्ट करने के लिए आयरनवुड उसकी ओर एक पत्थर को फेंकता है और जिनिंग के पास पहुंचते ही वह पत्थर डिस्ट्रॉय हो जाता है और तभी वहां पर जिनिंग की आंख भी खुल जाती है। तभी आयरनवुड अपनी पावर का यूज करते हुए उस जगह पर एक पेड़ को उखाड़ता है और अब वह उस पेड़ को काफी तेजी से जिनिंग के ऊपर फेंक देता है, पर जिनिंग के पास जाते ही उस पेड़ का सभी हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर उसका तना काफी तेजी से जिनिंग की ओर आगे बढ़ता है, पर जिनिंग उसे एक पंच करके तोड़ देता है। अब यह देखते ही आयरनवुड बोलता है जिनिंग तुम सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव पर्सन हो, पर अभी तक तुमने इस टेक्निक को मास्टर नहीं किया है, पर अब तुम कभी इस टेक्निक को मास्टर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं आयरनवुड ज़ैंग जी फैमिली के किसी भी मेंबर को इतना ज्यादा पावरफुल नहीं बनने दूंगा। तभी जिनिंग बोलता है आयरनवुड तुम एक ईवल पर्सन हो और अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वह उन दोनों एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हुए उस टेक्निक का यूज करता है। यह देखकर आयरनवुड काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है कि आखिर तुम्हें क्रिम्सन ब्राइट डायग्राम ऑफ 9 हेवेंस कहां से मिली। आज तक कोई भी जीनियस इन दोनों एलिमेंट्स के साथ इस फॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं कर पाया है। तभी वह बीस्ट बोलता है जिनिंग ने अभी इस जगह पर इस टेक्निक को मास्टर नहीं किया है, तो हम अभी इसे मार सकते हैं, वरना बाद में जिनिंग हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। और अब यह बोलकर वह बीस्ट जिनिंग पर अटैक कर देता है, पर जिनिंग उसी वक्त उस बीस्ट को क्रश करता हुआ उसे वहां पर मार देता है। यह देखकर आयरनवुड काफी ज्यादा डर जाता है। तभी जिनिंग आयरनवुड की ओर आगे बढ़ता है, पर तभी आयरनवुड अपने घुटने टेक देता है और बोलता है कि एल्डर आप मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल हैं, तो मुझे यहाँ पर जीने का एक और चांस दीजिए और आप यहाँ पर मुझे अपना डिसाइपल स्वीकार कीजिए। तभी जिनिंग बोलता है आखिर तुम मुझे एल्डर क्यों बोल रहे हो, तुम्हारी एज मुझसे काफी ज्यादा है। तभी आयरनवुड बोलता है कल्टीवेशन के रास्ते में अपने से पावरफुल पर्सन को रिस्पेक्ट देते हुए एल्डर कहा जाता है। तभी जिनिंग बोलता है मुझे तुम्हारा यह रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, और तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझसे यह सब कुछ कहोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। आज तक तुमने अपने लाइफ में कितने गलत काम किए हैं, क्या तुम्हें इसका अंदाजा भी है? और तो और यहाँ पर तुमने अभी अपने पार्टनर को भी सेक्रीफाइस कर दिया और इसके बाद भी तुम्हें कोई अफसोस नहीं है। तभी आयरनवुड हंसते हुए बोलता है एल्डर आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो। कल्टीवेशन के रास्ते में अपने इमोशंस को साइड में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, और तो और पावरफुल बनने के लिए यहाँ पर कई सारे सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं। यह सुनते ही जिनिंग गुस्से में बोलता है ऐसा बस तुम्हें लगता है, तुम इंसान नहीं बल्कि एक डीमन हो और अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते ही आयरनवुड काफी ज्यादा डर जाता है। तभी जिनिंग उस पर अटैक करके वहीं पर उसे भी मार देता है। और अब जिनिंग एक लंबी सांस लेता हुआ बोलता है अंकल बाई मुझे पता है कि आप उस जगह पर छिपकर मुझे देख रहे हो। तभी साओबाई वहां पर सामने आता है। अब जिनिंग उससे पूछता है कि अंकल बाई क्या कल्टीवेशन करने का बस यही एकमात्र रास्ता है जिस बारे में आयरनवुड इस जगह पर बोल रहा था, और क्या मॉम और डैड ने भी इसी तरह से कल्टीवेशन करके अपनी पावर को बढ़ाया है? क्या उन्होंने भी पावरफुल बनने के लिए कई सारे सेक्रीफाइसेस दिए हैं? साओबाई बोलता है कल्टीवेशन में पावरफुल बनने का सबका अपना तरीका होता है, पर आयरनवुड जैसे लोग दूसरों की बलि देकर यहाँ पर पावरफुल बनते हैं।
क्योंकि उन्हें जल्दी ज़्यादा पावरफुल बनना होता है। पर इंसान ज़्यादा मेहनत करके भी अपनी पावर को धीरे धीरे बढ़ा सकता है। तभी जिनिंग बोलता है, तो क्या मुझे भी पावरफुल बनने के लिए यही करना होगा? साओबाई बोलता है, नहीं, तुम बाकियों से काफ़ी ज़्यादा अलग हो। तुम्हारे अंदर यहाँ पर एक नेचुरल टैलेंट है। और अब यह सुनकर जिनिंग वहाँ पर शांत होता है और साओबाई के साथ आगे बढ़ता है। अब दिखाया जाता है कि वह स्काई स्नेक जिनिंग को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोल रही होती है। तभी वह बोलती है कि तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई है, पर इसका यह मतलब नहीं कि इस जगह पर तुम मेरे मास्टर बन गए। जिनिंग बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हें अपना पेट बनाना नहीं चाहता हूँ। मुझे किसी का भी मास्टर बनने का कोई शौक नहीं, और तो और वैसे भी मुझे सांप पसंद नहीं। तभी वह स्काई स्नेक बोलती है, मैं कोई सांप नहीं, मैं एक स्पिरिट बीस्ट हूँ। पर जिनिंग उसे इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब दिखाया जाता है कि जिनिंग क्वीन यू और साओबाई के साथ अपने रास्ते में आगे जा रहा होता है। तभी वह स्काई स्नेक भागते हुए जिनिंग के पास आती है और बोलती है कि जिनिंग ने यहाँ पर उसकी जान बचाई है, तो वह इस जगह पर जिनिंग के एहसान को चुकाना चाहती है। और तभी क्वीन यू जिनिंग को अपने पास बुलाती है और बोलती है कि उस जगह पर चैंग चाओ का विलेज है। अब साओबाई आगे जाकर देखता है तो वह पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और उसमें चारों ओर आग लगी होती है। यह देखते ही जिनिंग काफी तेजी से उस विलेज की ओर भागने लगता है। अब वह सभी लोग उस विलेज में पहुंचकर देखते हैं तो वह विलेज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और वहां पर मौजूद सभी लोग मारे जा चुके होते हैं। तभी साओबाई चारों ओर देखकर बोलता है, यह सभी डैमेज किसी डीमन स्नेक के फायर अटैक से हुआ है और उसी ने यहाँ पर इन सभी लोगों की जान ली है। तभी क्वीन यू एक जगह पर चैंग चाओ और उसके फादर को देखती है, जिसे देखते ही वह भागते हुए उनके पास जाती है और अब वह वहां पर रोने लगती है, जो देखकर बाकी के सभी लोग भी उस जगह पर पहुंचते हैं और अब वह देखते हैं कि चैंग चाओ वहां पर मर चुकी होती है। और यह देखकर जिनिंग को समझ में आता है कि उस दिन उसकी मॉम उससे क्या कहना चाहती थी। वह सभी डीमंस है और बदला लेना तो बस उनका एक बहाना है। उन्हें तबाही मचाने में मजा आता है और इसी वजह से जिनिंग के फादर ने उस डीमन स्नेक के बेटे को उस जगह पर पकड़ कर रख रखा था। और अब यह सब देखकर जिनिंग को वहां पर काफी ज्यादा दुख होता है, पर जिनिंग हंसते हुए चाओ चैंग के पास जाकर उसे उठाता है और अब वह बोलता है कि मैं उस डीमन स्नेक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बल्कि उसे 100 गुना ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। और अब वह स्काई स्नेक से बोलता है कि तुम इस जगह पर मेरा एहसान चुकाना चाहती थी ना, तो ठीक है, तुम उस डीमन स्नेक को ढूंढने में इस जगह पर मेरी मदद करोगी। जिसके बाद वह एक जगह पर चैंग चाओ की ग्रेव बनाता है और अब वह बोलता है कि अंकल बाई, मैं यहाँ पर पावरफुल बनूंगा, सबसे ज्यादा पावरफुल, पर अपने तरीके से। अब साओबाई जिनिंग को वहां पर मोटिवेट करता है और बोलता है कि तुम्हें पावरफुल बनना होगा, क्योंकि इस वर्ल्ड में कमजोरों की कोई भी जगह नहीं है और वक्त आने पर तुम्हें कुछ लोगों को मारना भी होगा, उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जिनसे तुम प्यार करते हो। पर इस दुनिया में हमेशा तुमसे पावरफुल एक पर्सन होगा जिससे जीतने के तुम्हारे चांसेस बस 0% के होंगे। पर तुम्हें हार नहीं माननी है और पहले से भी ज्यादा मेहनत करके उससे भी ज्यादा पावरफुल बनना है। और यह बात तुम भी जानते हो कि वह डीमन स्नेक तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए उस स्नेक को मारने से पहले तुम्हें 3 साल तक ट्रेनिंग करनी होगी, उसके बाद ही मैं तुम्हें उस स्नेक से फाइट करने दूंगा। तभी स्काई स्नेक उन दोनों के पास आती है और उनके सामने एक प्रपोजल रखती है। कहा जाता है कि वह स्नेक जिनिंग के सामने एक प्रस्ताव रखते हुए बोलती है कि तुम्हें यह बात जानना जरूरी है कि वह हजारों सालों से स्प्रिंटविन लेक से बाहर नहीं निकले हैं। साओबाई पूछता है, पर क्यों? स्काई स्नेक उसे बताती है कि स्प्रिंटविन लेक के बीचों बीच एक आइलैंड मौजूद है जिसे ब्राइट हार्ट आइलैंड के नाम से जाना जाता है और उस आइलैंड पर एक केव मौजूद है जिसे टाइम टनल कहा जाता है और उस टाइम टनल में जाने के बाद तुम इमॉर्टल सुईहुआ तक पहुंच सकते हो और इमॉर्टल सुईहुआ हजारों सालों से उस जगह पर मौजूद है और उस केव के अंदर रहकर वह काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं, यहाँ तक कि वह एक गॉड का सामना भी कर सकते हैं। तभी साओबाई बोलता है, कल्टीवेशन को यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है, स्पिरिट और बॉडी, और स्पिरिट ट्रेनिंग करके कोई भी पर्सन काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। तो आखिर तुम्हें इस जगह पर सिहुआ के बारे में कैसे पता है? तभी स्काई स्नेक बोलती है, स्पिरिट विंग आइलैंड पर मुझे और मेरे साथियों को इनवाइट किया गया था। यह सुनते ही साओबाई बोलता है, तो क्या तुम सभी लोग उस केव के अंदर गए थे? स्काई स्नेक हाँ में जवाब देते हुए बोलती है कि उस केव के अंदर काफी कीमती चीजें मौजूद है और अगर वह चीजें किसी को भी मिल जाए तो वह काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता है, पर वह पूरा केव खतरों से भरा हुआ है। मैं और मेरे साथी उस केव के अंदर गए थे, पर उस जगह पर मेरे सभी साथी मारे गए
क्योंकि वह लोग वहाँ पर मौजूद चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा लालची बन गए थे और उस वक्त मैं भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी, जिस वजह से मैं उनकी मदद नहीं कर पाई। तभी साओबाई गुस्से में बोलता है, अगर वह केव इतना खतरनाक है तो आखिर तुम जिनिंग को उस केव के अंदर क्यों भेजना चाहती हो। यह सुनकर स्काई स्नेक बोलती है, मैंने बस यहाँ पर एक सजेशन दिया है जल्दी ज़्यादा पावरफुल बनने का, और अब यह तुम लोगों पर डिपेंड करता है कि आगे तुम क्या करते हो। जिनिंग बोलता है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। साओबाई बोलता है, नहीं तुम यह नहीं कर सकते हो। तभी जिनिंग बोलता है, अंकल बाई, मैं जी फैमिली का प्रिंस हूँ और मैंने यह फैसला कर लिया है कि मैं यह जरूर करूँगा, तो आप मुझे यहाँ पर नहीं रोक सकते हो। अब यह सुनकर साओबाई बोलता है, तो ठीक है, उस केव के अंदर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। तभी स्काई स्नेक बोलती है, नहीं, एक टाइम पर उस केव के अंदर बस एक ही पर्सन जा सकता है और अगर उस जगह पर तुम हमारे साथ होगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यह सुनते ही जिनिंग बोलता है, अंकल बाई, आपको और क्वीन यू को वापस क्लैन में लौट जाना चाहिए। और अब वह स्काई स्नेक के साथ वहां से आगे जाने लगता है। वहीं पर साओबाई को कुछ अजीब लग रहा होता है। तभी क्वीन यू साओबाई से बोलती है, अंकल बाई, अब हमें क्या करना चाहिए। जो सुनते ही साओबाई बोलता है कि हमें जल्द से जल्द किंग के पास जाकर उन्हें इस बारे में बताना चाहिए। दूसरी ओर जिनिंग स्काई स्नेक के साथ उस जगह की ओर जा रहा होता है और अब एक काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद वह उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। अब उस जगह पर पहुंचकर स्काई स्नेक उसे बताती है कि जिस डीमन स्नेक ने उन पर अटैक किया था उस स्नेक का नेस्ट भी इसी जगह पर मौजूद है। यह सुनते ही जिनिंग गुस्से में बोलता है, तो आखिर वह अभी कहाँ पर है। स्काई स्नेक बोलती है, वह अभी तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि जी फैमिली के लोग उसका शिकार कर रहे हैं, इसी वजह से वह कहीं पर छिपा होगा। अब जिनिंग स्काई स्नेक से उस केव के अंदर जाने का रास्ता पूछने लगता है, जिसके बाद स्काई स्नेक जिनिंग को वहां जाने का रास्ता दिखाती है और अब वह उससे अपना ध्यान रखने के लिए बोलती है और अब वह वहां से चली जाती है। दूसरी ओर जिनिंग उस केव की ओर आगे बढ़ने लगता है और अब चलते चलते उसे वहां पर वह केव दिख जाता है, जिसे देखते ही वह काफी तेजी से उस केव के अंदर भागने लगता है। अब जिनिंग उस केव के अंदर पहुंचता है तो वह एक जगह पर लिखा हुआ देखता है कि इस जगह पर उसे 3 टेस्ट पास करने हैं और अगर उसने ऐसा कर लिया तो वह जो चाहे वह यहाँ से ले सकता है। अब यह पढ़ते ही जिनिंग चारों ओर देखने लगता है। तभी उन केव्स की दीवारों से कुछ चीजें नीचे गिरती है, जिसके बाद वह सभी चीजें धीरे धीरे किसी मॉन्स्टर वॉरियर में चेंज हो जाती है और अब वह वॉरियर गुस्से में बोलता है, जो भी पर्सन इस केव के अंदर बिना परमिशन के घुसता है हम उसे जान से मार देते हैं। अब देखने में वह वॉरियर्स जिनिंग को काफी ज्यादा कमजोर लगते हैं, पर तभी वह देखता है कि उस जगह पर वैसे कई सारे वॉरियर्स मौजूद होते हैं। अब उन वॉरियर्स की तादाद को देखकर जिनिंग सोचने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द इन सभी को यहाँ पर मार के यहाँ से आगे बढ़ना होगा और तभी वह सभी वॉरियर्स एक साथ जिनिंग पर अटैक कर देते हैं। पर जिनिंग काफी तेजी से अपने स्पीड का फायदा उठाते हुए उन सभी वॉरियर्स को मारने लगता है। अब वह उन वॉरियर्स को मारकर आगे बढ़ता है तो वह अपने सामने एक बीस्ट को देखता है, जिस बीस्ट को देखकर जिनिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी वह बीस्ट जिनिंग के आंखों के सामने से गायब हो जाता है और तभी दोबारा कुछ वॉरियर्स जिनिंग पर अटैक कर देते हैं, जिन्हें जिनिंग काफी आसानी से मार देता है और बोलता है कि अब तक तुम कहां पर छिपे हुए थे। तभी वह देखता है कि उसने एक वॉरियर का सर काट दिया होता है, पर इसके बाद भी वह वॉरियर जिनिंग से फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और अब वह अपने सर को उठाकर दोबारा कनेक्ट कर लेता है। यह देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह देखता है कि उसने अब तक जितने भी वॉरियर्स को मारा होता है धीरे धीरे वह सभी लोग अपने हाथ पैरों को दोबारा ठीक करके जिनिंग से फाइट करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। कहा जाता है कि जिनिंग ने उस जगह पर जितने भी वॉरियर्स को मारा होता है अब वह देखता है कि वह सभी वॉरियर्स दोबारा जिंदा हो रहे होते हैं। यह देखकर जिनिंग अब गुस्से में अपने फायर वाटर लोटस टेक्निक का यूज करता है, जिससे वह सभी वॉरियर्स वहां पर पिघल जाते हैं। पर तभी जिनिंग देखता है कि वह सभी लोग दोबारा जिंदा होने लगते हैं, जो देखकर जिनिंग बोलता है, क्या यह सब इमॉर्टल है? पर यहाँ पर जरूर इनकी कोई ना कोई कमजोरी तो होगी ही। और तभी वह वॉरियर्स दोबारा जिनिंग पर अटैक कर देते हैं, जो देखते ही जिनिंग दोबारा उन्हें मारने लगता है और अब वह देखता है कि इस बार यह सभी वॉरियर्स पिछली बार से काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। अब यह देखकर जिनिंग समझ जाता है कि यह सभी वॉरियर्स अपने पावर से अपने आप को रीजनरेट कर रहे हैं, जिससे यह सभी धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। तो इन्हें हराने के लिए जिनिंग को इन सभी वॉरियर्स के बॉडी के अंदर की पूरी पावर को खत्म करना होगा, जिसके बाद जिनिंग एक एक करके उन सभी वॉरियर्स को मारने लगता है। पर उस जगह पर टोटल 81 वॉरियर्स होते हैं,
जो मरते के साथ ही दोबारा जिंदा हो जा रहे होते हैं। पर वहाँ पर जिनिंग बिना रुके उन सभी को मारे ही चला जा रहा होता है। वहीं पर एक जगह से खड़ा होकर वह बीस्ट जिनिंग को फाइट करते हुए देख रहा होता है और अब वह बोलता है कि यह पर्सन सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब हमें दिखाया जाता है कि अपने मैंशन के अंदर जिनिंग के मॉम और डैड आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी जिनिंग की मॉम बोलती है कि साओ बाई ने यहाँ पर हमें बताया कि जिनिंग ने एक रात के अंदर ही वाटर एंड फायर लोटस टेक्निक को मास्टर कर लिया। और तो और जिनिंग के पास क्रिम्सन ब्राइट डायग्राम ऑफ द 9 हेवेंस भी है। तो अगर जिनिंग उसकी पावर को मास्टर कर ले तो वह हमारी फैमिली का सबसे पावरफुल वॉरियर बन सकता है। तभी जिनिंग का फादर बोलता है तुम हमेशा से ही जिनिंग की काफी ज्यादा चिंता करती आई हो और इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि जिनिंग के लिए इतना ही सब काफी है। पर मैं देख पा रहा हूँ कि जिनिंग अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। उसके पास एक नेचुरल टैलेंट है। जिनिंग काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता है पर उसकी बस एक ही कमजोरी है, वह मेहनत करना नहीं चाहता है। और जिस दिन वह अपनी इस कमजोरी को दूर कर लेगा वह मुझसे भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। तभी उस जगह पर साओ बाई भी आ जाता है। अब दिखाया जाता है कि जिनिंग उस केव के अंदर उन सभी वॉरियर्स को मार चुका होता है और अब उन वॉरियर्स के अंदर इतनी पावर नहीं बची होती है कि वह अपने आप को रिकवर कर सके। वहीं पर उन सभी वॉरियर्स से फाइट करके जिनिंग भी काफी ज्यादा थक चुका होता है और अब वह बोलने लगता है कि आखिर मैं इस जगह पर क्यों आया और तो और अभी मुझे यहाँ पर 2 और टेस्ट देने हैं। पता नहीं आखिर वह दोनों टेस्ट कितने ज्यादा खतरनाक होंगे। जिसके बाद वह एक जगह पर बैठकर अपना खाना खाने लगता है। वहीं एक पत्थर के पीछे से छिपकर वह बीस्ट उसे देख रहा होता है। दूसरी ओर साओ बाई जिनिंग के फादर को उस स्काई स्नेक और सी हुआ के बारे में सब कुछ बताता है। तभी जिनिंग का फादर बोलता है वह वहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं गया बल्कि जिनिंग की किस्मत में उस जगह पर जाना लिखा हुआ था और अब या तो उस जगह से जिनिंग बर्बाद होकर वापस लौटेगा या फिर सबसे ज्यादा पावरफुल बनकर। तभी साओ बाई बोलता है मुझे भी जिनिंग पर पूरा यकीन है कि वह वहां से सक्सेसफुल होकर वापस लौटेगा क्योंकि मैंने उसे अपनी टेक्निक की प्रैक्टिस करते हुए देखा है। उसने बस एक लेक में कुछ कमल के फूलों को देखकर ही उस फायर लोटस टेक्निक को बना लिया था। वह सच में एक जीनियस है। तभी जिनिंग का फादर बोलता है साओ बाई अब टाइम आ चुका है, अब हमें वह करना ही होगा। तभी साओ बाई बोलता है तो यहाँ पर जिनिंग का क्या। तभी जिनिंग का फादर बोलता है उसके बारे में भूल जाओ और यह सोचो कि उसके इस जगह पर आने के बाद क्या होगा। अब यह सुनकर साओ बाई वहाँ पर काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। दूसरी ओर जिनिंग उस केव में बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है और अब जैसे ही वह अपनी आंख खोलता है अपने सामने उस बीस्ट को बैठा हुआ पाता है। अब उसे देखते ही जिनिंग काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वह बीस्ट बोलता है क्या तुम्हें याद है कि तुमने इस केव के एंट्रेंस पर क्या देखा था। अगर तुमने यहाँ पर इन तीनों टेस्ट को पास कर लिया तो तुम्हें इस जगह पर एक काफी बड़ा इनाम मिलेगा और मैं यहाँ पर तुम्हारा तीसरा टेस्ट हूँ। तभी जिनिंग बोलता है पर फर्स्ट के बाद तो सेकंड टेस्ट आना चाहिए, तो फिर तुम मेरे तीसरे टेस्ट कैसे हो सकते हो। वह बीस्ट बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो पर यहाँ पर 10 लाख साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं और इस केव के फर्स्ट टेस्ट को कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाया, जिससे परेशान होकर सेकंड टेस्ट गार्डियन ने सुसाइड कर लिया क्योंकि हम तीनों इस केव के अंदर काफी सालों से कैद है और यहाँ पर किसी पर्सन से हारने के बाद ही हम इस केव से आजाद हो सकते हैं। और तुम यहाँ पर सच में काफी ज्यादा लकी हो जो सेकंड टेस्ट से बच गए और यहाँ पर मैं तुम्हारा थर्ड टेस्ट हूँ पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से पास नहीं होने दूंगा। तो यहाँ पर तुम्हें अपनी पूरी पावर के साथ मुझ पर अटैक करना है। और अब यह बोलते ही वह बीस्ट जिनिंग पर अटैक कर देता है जिससे जिनिंग दूर जाकर गिरता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुमने मुझ पर अभी अटैक क्यों किया, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं था और अगर इस जगह पर तुम्हें इस केव से आजाद होना है तो तुम्हें अटैक करने का पहला मौका मुझे देना चाहिए। यह सुनकर वह बीस्ट जिनिंग से माफी मांगते हुए बोलता है कि मैं सच में इस केव से आजाद होना चाहता हूँ पर कई सालों से इस केव के अंदर बंद रहकर मैं टाइम का कॉन्सेप्ट भूल गया हूँ तो तुम मुझे माफ कर दो। और अब वह जिनिंग से बोलता है चलो फिर ठीक है, मैंने यहाँ पर एक गलती की है तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक चांस देता हूँ। अगर तुमने मुझे यहाँ पर हर्ट कर दिया तो मैं अपनी हार मान लूंगा और तुम पास हो जाओगे। जिनिंग बोलता है कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो। तभी वह बीस्ट बोलता है नहीं, अगर तुम मेरे स्किन पर एक स्क्रैच भी कर पाए तो तुम यहाँ पर जीत जाओगे। यह सुनकर जिनिंग को उस पर यकीन नहीं होता है पर तभी वह अपने स्वॉर्ड का एक डुप्लीकेट स्वॉर्ड बनाते हुए अपनी फायर वाटर लोटस टेक्निक का यूज करते हुए उस बीस्ट के ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ता है। अब जिनिंग की पावर को देखकर वह बीस्ट काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि तुम सच में एक जीनियस हो। जिसके बाद जिनिंग अपनी पावर का यूज करते हुए उसे क्रश करने लगता है।
पर तभी वह बीस्ट उस फायर लोटस से बाहर निकलकर जिनिंग पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है और बोलता है कि तुम्हारी यह टेक्निक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, पर यह टेक्निक तुमसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन के ऊपर किसी काम की नहीं। तभी जिनिंग बोलता है अभी यह गेम खत्म नहीं हुआ है और अब वह अपने दोनों स्वॉर्ड का यूज़ करते हुए फ्लोट ऑफ वाटर टेक्निक का यूज़ करते हुए उस बीस्ट की ओर आगे बढ़ता है। अब जिनिंग की इस टेक्निक से वहां पर एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर जिनिंग को लगता है कि वह जीत गया। पर तभी वहां से धूल हटने के बाद वह देखता है कि वह बीस्ट उसी जगह पर वैसे ही खड़ा होता है। अब यह देखते ही जिनिंग गुस्से में अपने स्वॉर्ड को फेंक देता है और बोलता है कि यह तो चीटिंग है, तुम यहाँ पर मुझसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो और मेरे सबसे खतरनाक टेक्निक का भी तुम पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। अब यह सुनते ही वह बीस्ट वहाँ पर रोने लगता है और बोलता है कि तुम एक जीनियस पर्सन हो, पर तुम यहाँ पर ट्राई नहीं कर रहे हो। अपनी थोड़ी और पावर का यूज करो, तुम मुझे यहाँ पर हर्ट कर सकते हो। अगर तुमने मुझे यहाँ पर हर्ट कर दिया तो तुम पास हो जाओगे और तुम्हें काफी बड़ा इनाम मिलेगा। एक और बार ट्राई करो और अपनी पूरी पावर का यूज करो। आखिर तुम यहाँ पर इतना आलस क्यों दिखा रहे हो? मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। अपनी पुरानी फाइट्स को याद करो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास और भी टेक्निक्स मौजूद है। क्या तुम यहाँ तक पहुँचने के बाद यहाँ से वापस लौट जाओगे? नहीं, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं इस जगह पर कैद होकर नहीं रहना चाहता हूँ। अब यह देखकर जिनिंग बोलता है ठीक है, मैं समझ गया कि तुम यहाँ पर कैसा फील कर रहे हो। अब वह बीस्ट जिनिंग को छोड़ देता है और काफी बुरी तरीके से रोते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर इतने सालों से कैद हूँ कि मुझे खुद भी नहीं पता है कि कितने साल बीत गए। और तो और मेरा पार्टनर भी मुझे यहाँ पर छोड़कर चला गया और यहाँ पर उसकी तरह मैं खुद को मार भी नहीं सकता हूँ। और तो और तुमने गोल्डन आर्मी को भी हरा दिया है। तो अब अगर तुम इस जगह से वापस लौट जाओगे तो मैं इस जगह पर अकेला ही रह जाऊंगा। तभी जिनिंग उसे शांत करता है और बोलता है कि रुको, मैं कुछ सोचता हूँ। अब वह बीस्ट बोलता है कि तुम एक जीनियस हो, पर तुमने इनफ ट्रेनिंग नहीं कर रखी है, वरना तुम मुझे एक ही अटैक में मार सकते थे। तभी जिनिंग बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पर मारना नहीं चाहता हूँ, तो क्या तुम इस जगह पर खुद को नहीं मार सकते हो? वह बीस्ट बोलता है मैं इस जगह पर खुद को हर्ट कर सकता हूँ, पर खुद को मार नहीं सकता। पर अब हम यहाँ पर क्या करें? तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि तुम मुझे यहाँ पर हर्ट भी कर सको। तो अब आखिर तुम इस टेस्ट को पास कैसे करोगे और अब मैं इस जगह से आज़ाद कैसे होऊंगा? तभी जिनिंग बोलता है मेरे पास यहाँ पर एक आइडिया है, अपना हाथ आगे लाओ और अपने हाथ को रिलैक्स रखो। अब वह बीस्ट ऐसा ही करता है। तभी जिनिंग देखता है कि उस बीस्ट के नाखून काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिसके बाद जिनिंग उस बीस्ट की एक उंगली को पकड़कर उसी के नाखून से उसे स्क्रैच कर देता है और बोलता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें हर्ट कर दिया और मैं यहाँ पर जीत गया। यह देखकर वह बीस्ट बोलता है आखिर तुम यहाँ पर इतने खुश क्यों हो रहे हो? जिनिंग बोलता है मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया तो मैंने यहाँ पर तीनों टेस्ट पास कर लिए हैं। तभी वह बीस्ट बोलता है नहीं, यहाँ पर मैंने खुद को हर्ट किया है, वह भी अपने नाखूनों से। जिनिंग बोलता है नहीं, नाखून भले ही तुम्हारे थे पर मैंने तुम्हें हर्ट किया है। और तो और तुमने मुझसे कहा था कि मुझे बस तुम्हें एक स्क्रैच देना है, जिसके बाद तुम मुझे पास कर दोगे। तभी वह बीस्ट बोलता है पर ऐसा कैसे हो सकता है? यह सुनते ही जिनिंग बोलता है क्या तुम्हें इस केव के अंदर और हजारों सालों तक कैद रहना है? यह सुनते ही वह बीस्ट हंसते हुए बोलता है नहीं नहीं, तुम जीत गए और अब से तुम मेरे न्यू मास्टर हो। और यह बोलते हुए वह बीस्ट वहां से गायब होने लगता है। वहीं वह काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वह कई हजारों साल के बाद इस केव से आजाद हो रहा होता है। तभी जिनिंग उसे रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हारा मास्टर कैसे हो सकता हूँ? पर वह बीस्ट बिना कुछ बोले ही वहाँ से गायब हो जाता है। दिखाया जाता है कि जिनिंग उन तीनों टेस्ट को पास करने के बाद उस केव के और अंदर जा रहा होता है और अब वह चलते चलते एक जगह पर पहुँच जाता है, जिस जगह पर काफी बड़े बड़े मेडिटेशन मैट्स रखे होते हैं। अब जिनिंग एक मैट पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन करने लगता है। तभी उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और अब वह आंख खोलकर अपने बगल में देखता है तो उस जगह पर उसे एक जाइंट मॉन्स्टर दिखाई देता है। अब जिनिंग उसे देखकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तो क्या तुम यहाँ पर मेरे कोई नए टेस्ट हो? वह मॉन्स्टर बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं कोई टेस्ट नहीं बल्कि मैं एक मैजिकल ऑब्जेक्ट का स्पिरिट हूँ। यह सुनकर जिनिंग को यकीन नहीं होता है और वह बोलता है कि तो क्या मैजिकल ऑब्जेक्ट के भी स्पिरिट्स होते हैं? वह मॉन्स्टर हाँ में जवाब देते हुए बोलता है कि मैं सुई हुआ के सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट का स्पिरिट हूँ। तभी जिनिंग बोलता है तो कहीं तुम मुझसे यह कहने के लिए तो नहीं आए हो कि मैंने इस जगह पर तीनों टेस्ट नहीं दिए हैं तो मैं फेल हो गया हूँ? तभी वह मॉन्स्टर ना में जवाब देते हुए बोलता है
तुमने अपने दिमाग और पावर का यूज करते हुए उन टेस्ट को पास किया है और अब तुम इस केव के 5th मास्टर बन चुके हो। यह सुनते ही जिनिंग बोलता है तो इस जगह पर सुई हुआ के अलावा और 3 मास्टर भी मौजूद है। तभी वह मॉन्स्टर बोलता है सुई हुआ इस जगह का 3rd मास्टर है। सुई हुआ से पहले भी इस जगह पर 2 मास्टर्स मौजूद थे, जैसा कि तुम इस जगह पर देख सकते हो। यहाँ पर कई सारे काफी बड़े मेडिटेशन मैट मौजूद है। इससे यह साबित होता है कि वह दोनों मास्टर एशियन टाइम के थे। तभी जिनिंग बोलता है मैंने सुना है कि पावरफुल स्पिरिट बीस्ट के अंदर काफी ज्यादा पावर होती है और तुम भी उन्हीं में से एक हो, पर तुम एक ऑब्जेक्ट स्पिरिट हो। मतलब तुम जिस ऑब्जेक्ट के अंदर रहते होगे वह एक मिथिकल ट्रेजर होगा। तभी वह बीस्ट बोलता है सुई हुआ की एज 100 साल से ज्यादा है और उसने इन टाइम में कई सारे ट्रेजर्स कलेक्ट किए और इस केव में वह सभी ट्रेजर्स मौजूद है, पर कोई भी इस केव से उन ट्रेजर्स को लेकर नहीं जा सकता है। तभी जिनिंग बोलता है पर तुमने तो अभी कहा कि मैं इस केव का नया मास्टर हूँ, तो उन सभी ट्रेजर्स पर अब मेरा अधिकार हुआ। तभी वह मॉन्स्टर बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, तुम इस केव के नए मास्टर हो, पर तुम अभी काफी ज्यादा कमजोर हो और तुम इस केव में मौजूद किसी भी ट्रेजर को रिफाइन नहीं कर पाओगे। और अभी जिस जगह पर तुम खड़े हो बस इसी जगह पर तुम रूल कर सकते हो और इस केव के बाकी जगहों पर तुम जा भी नहीं सकते हो। अब वह मॉन्स्टर जिनिंग को वहां पर एक एम्बुलेंट देता है और बोलता है कि आज से तुम इस पर्पल साइड के मंक गार्डियन हुए और इस एम्बुलेंट के साथ अब तुम जब चाहो तब इस केव के अंदर आ सकते हो और इसके अंदर तुम कोई सा भी ट्रेजर रख सकते हो। तो अब मैंने तुम्हें यह एम्बुलेंट दे दिया, तो अब यह तुम पर डिपेंड करता है कि तुम आगे क्या करते हो। और यह बोलकर वह वहां से जाने लगता है। तभी जिनिंग उसे रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर इतनी मुश्किल से टेस्ट को पास करके इस जगह पर आया हूँ और इसके बाद भी मुझे बस यह छोटी सी जगह दी जा रही है, यह अच्छी बात नहीं। तभी वह मॉन्स्टर बोलता है मैं इसमें अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर अगर इस जगह पर पहले के मास्टर मौजूद होते तो वह तुम्हें गाइड कर सकते थे और मैं बस इस जगह पर उन ट्रेजर्स का गार्डियन हूँ, तो मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। तभी जिनिंग बोलता है तुम काफी टाइम तक सुई हुआ के साथ रहे होगे, तो तुम्हें उसके बारे में काफी कुछ पता होगा, यहाँ तक कि उसके टेक्निक्स के बारे में भी, तो तुम मुझे वह सिखा सकते हो। तभी वह मॉन्स्टर बोलता है मुझे यहाँ पर 2 टेक्निक्स के बारे में पता है जो मैं तुम्हें यहाँ पर सिखा सकता हूँ, पर उन टेक्निक्स को सीखने के लिए पहले तुम्हें अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। मैंने तुम्हें फाइट करते हुए देखा है, तुम अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए बस अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करते हो, पर अगर तुम अपने मेंटल स्ट्रेंथ का भी यूज करो तो तुम्हारे अटैक्स और भी ज्यादा खतरनाक बन सकते हैं। यह सुनते ही जिनिंग काफी खुशी से बोलता है मैं यह करने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे बताओ आखिर यह कौन सी टेक्निक है। अब वह मॉन्स्टर बोलता है यह एक सीक्रेट टेक्निक है जिसे लेजर 1000 शॉट टेक्निक कहा जाता है और इस टेक्निक का यूज करते हुए तुम अपने दुश्मन पर एक बार में हजारों शॉट से अटैक कर सकते हो। पर इस टेक्निक को यूज करने के लिए तुम्हें एक टाइम पर 9 फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना होगा, जो कर पाना अभी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी जिनिंग बोलता है तो फिर जल्दी से मुझे यह टेक्निक सिखाओ। तभी वह स्पिरिट बोलता है अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो और इस टेक्निक को सीखने के लिए इस जगह पर तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जिसके बाद वह जिनिंग को एक फॉर्मेशन दिखाते हुए उसे उस फॉर्मेशन को याद करने को बोलता है। अब हमें जी फैमिली का मैंशन दिखाया जाता है जिस जगह पर जीचुआन अपने सभी एल्डर्स के साथ मीटिंग कर रहा होता है और अब वह वहां पर उन सभी लोगों को जिनिंग के बारे में बताता है, जो सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी जिली बोलता है जीचुआन आखिर तुमने ऐसा कैसे होने दिया। मैं मानता हूँ कि जिनिंग एक जीनियस पर्सन है, पर अभी वह काफी ज्यादा कमजोर है और तो और वह उस डीमन स्नेक को मारना चाहता है, हमें उसे अभी के अभी रोकना होगा। तभी साओबाई बोलता है कि जिनिंग ने एक रात के अंदर ही फायर लोटस टेक्निक को मास्टर कर लिया था और उसने उसका यूज करते हुए आयरनवुड को जान से मार दिया है। तो मुझे जिनिंग पर पूरा यकीन है और उस केव से बाहर आने के बाद जिनिंग हमारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका होगा, जिसके बाद वह अकेले ही पूरे डीमन स्नेक स्पीसीज को खत्म कर सकता है। अब यह सुनकर जिली एक लंबी सांस लेता है और बोलता है कि जब तुम दोनों को यह सही लगता है तो अब मैं आगे कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। तभी जीचुआन बोलता है जिली अब वह टाइम आ चुका है जिसका इंतजार हम सालों से कर रहे थे। तभी जिली बोलता है कहीं तुम सुलोंग माउंटेन के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो। आज से 18 साल पहले हमारे साथ जो हुआ था कहीं तुम उसके बारे में भूल तो नहीं गए। यह सुनते ही जिली गुस्से में बोलता है आखिर उस बेइज्जती को कौन भूल सकता है।
अब हमें दिखाया जाता है कि सुलोंग माउंटेन पर एक काफी खतरनाक वॉर हुई होती है जिसमें जी फैमिली के सभी लोग मारे जा चुके होते हैं और अब कई सारे लोगों ने जी चुआन, जिली और बाकी के जी फैमिली के लोगों को वहां पर चारों ओर से घेर रखा होता है। अब वहां पर जिली बोलता है, जी चुआन, मैं यह बात अच्छे से जानता हूं कि हमारा यहाँ पर मरना तय है और इस जगह पर बस तुम ही एक ऐसे पर्सन हो जो पर्पल हाउस तक जिंदा पहुंच सकते हो, तो हम इन सभी को रोकते हैं, तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी वहां पर दो लोग हंसते हुए बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि पर्पल हाउस के मंक बनने के बाद तुम हमसे बच जाओगे? और तो और जब हम यहाँ पर पूरी जी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे तब अकेला जी चुआन जिंदा रहकर क्या करेगा? तो जी चुआन, तुम्हें यहाँ पर हार मान लेना चाहिए। यह सुनते ही जी चुआन हार मानने को तैयार हो जाता है। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, हमें जी चुआन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि यह पर्पल हाउस का डिसाइपल है और तो और यूची, उसकी वाइफ भी पर्पल हाउस की डिसाइपल है और अगर जी चुआन का बेटा बड़ा होकर जी चुआन जितना पावरफुल निकला तो वह हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। तो फिर मैं चाहता हूँ कि क्यों ना हम इस जगह पर जी चुआन के बच्चे को ही मार दे। यह सुनकर दूसरा पर्सन यह करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी प्रेजेंट टाइम में जिली गुस्से में बोलता है, मैंने तुम्हें उस दिन कहा था कि तुम यहाँ से भाग जाओ पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तभी साओबाई बोलता है, अगर मास्टर उस दिन वहाँ से भाग जाते तो उस जगह पर हम सभी लोग मारे जाते। तभी जिली बोलता है, उस जगह पर मर जाना ही इस सफरिंग से अच्छा होता। तभी जी चुआन बोलता है, अगर इस जगह पर जिनिंग ने उस डीमन स्नेक को मार दिया तो मेरा उस दिन लिया गया फैसला बिल्कुल सही होगा और सुलोंग सांग के रूल्स के हिसाब से जो लोग उनके क्लैंस का पार्ट नहीं होते हैं उन्हें पर्पल हाउस में मंक नहीं बनना पड़ता है और यहाँ पर जिस दिन जिनिंग उस डीमन स्नेक को मारेगा वह लोग उसी दिन सुलोंग माउंटेन पर वापस लौटेंगे। तभी जिली गुस्से में बोलता है, तो क्या अब हमें यहाँ पर एक कायरो की भांति जिंदगी जीनी पड़ेगी? तभी जी चुआन बोलता है, यहाँ पर मेरे पास एक प्लान है और सभी कुछ अगर ठीक से चला तो यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा और जिली, तुम यहाँ से लिंगेज को लेकर कहीं दूर चले जाओ जिस जगह पर खतरा ना हो। तभी जिली गुस्से में बोलता है, तुम यहाँ पर इन सब चीजों से मुझे दूर रखना चाहते हो। मुझे नहीं पता कि आखिर मैं इतने सालों से तुम्हें क्यों फॉलो कर रहा हूँ, पर सच बात तो यह है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा नफरत करता हूँ। अगर उस दिन वहाँ पर वह सब कुछ नहीं हुआ होता तो सू ने उस दिन अपनी सीक्रेट टेक्निक उसे दे दी होती और उस दिन तुमने बस एक बच्चे को बचाने के लिए अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक उन लोगों को दे दी। और तो और आज जिनिंग कहाँ पर है? अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो उस दिन से लेकर आज तक मैं रोज रात एक ही सपना देखता हूं कि हम सुलोंग माउंटेन के खिलाफ फाइट कर रहे हैं और हमारी जी फैमिली ने सुलोंग माउंटेन के सभी लोगों को जान से मार दिया है, जिसके बाद हमारा कब्जा सिया डेस्टिनी पर हो चुका है और अब हमारी फैमिली सबसे पावरफुल फैमिली है। पर हर बार यह सपना देखते देखते मेरी आंख खुल जाती है और फिर मुझे याद आता है कि हम कितने कमजोर हैं और उस दिन सुलोंग माउंटेन ने हमारे साथ क्या किया था। और तो और उन लोगों से बदला लेने के बजाय इस जगह तुम वॉर से बचना चाहते हो। अब जी चुआन जिली को वहां पर शांत करता है और वहां पर मौजूद सभी लोगों से बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो। अब अगर अगली बार सुलोंग माउंटेन ने हम पर अटैक करने की कोशिश की तो यहाँ पर तुम सभी के पास बस एक ही ऑप्शन है, उन सभी को जान से मार दो। अब हम वॉर से पीछे नहीं हटेंगे, भले ही हमारे हाथ कट जाए या पैर, हम मरते दम तक फाइट करेंगे। यह सुनते ही सभी लोग वहां पर जोश से चिल्लाने लगते हैं। दूसरी ओर हमें जिनिंग को दिखाया जाता है जो एक स्वॉर्ड पर खड़ा होकर काफी तेजी से कहीं जा रहा होता है। हमें सुलोंग माउंटेन दिखाया जाता है जिस जगह पर वह दोनों पर्सन मौजूद होते हैं और अब एक पर्सन दूसरे पर्सन से बोलता है, ब्रदर सी, क्या आपको जी चुआन याद है? तभी वह पर्सन बोलता है, आखिर मैं जी चुआन को कैसे भूल सकता हूँ, उसने उस दिन मुझे ऐसा पंच मारा था जिस पंच से मैं मरते मरते बचा था। मुझे याद है वह उस दिन अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी को भी जान से मार सकता था और मैंने सुना कि अब वह बच्चा बड़ा हो गया है पर उसके पास कोई भी नेचुरल टैलेंट नहीं है और वह बहुत बड़ा आलसी है। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, बड़े भाई, पहले मुझे भी ऐसा ही लग रहा था पर अभी मुझे पता चला है कि आयरनवुड ज़ैंग सोलो माउंटेन में स्काई स्नेक को पकड़ने के लिए गया था पर उस जगह पर उसकी मुलाकात जी चुआन के बेटे जिनिंग से हुई, जिसे देखते ही आयरनवुड ने उस पर अटैक कर दिया पर जिनिंग ने काफी आसानी से उसे और उसके डीमन वुल्फ को मसलकर मार दिया। यह सुनकर पहला पर्सन काफी हैरान होता है और बोलता है कि वह दोनों तो काफी पावरफुल थे और यहाँ पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अकेले जिनिंग ने उन दोनों को मार दिया।
तभी दूसरा पर्सन बोलता है, मुझे भी यह बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। हर इंसान 15 साल की एज तक अपनी पावर को अवेक कर लेता है, पर जिनिंग उस टाइम तक अपनी पावर को अवेक नहीं कर पाया था। और जब वह 18 साल का हुआ तो अचानक ही उसे एक काफी खतरनाक पावर मिल गई। और अब मुझे पता चला है कि अपनी उस पावर की वजह से जिनिंग जीचुआन जितना ही पावरफुल है, पर अगर वह यहाँ पर प्रैक्टिस करे तो जीचुआन से भी ज़्यादा पावरफुल बन सकता है, जो बात हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अब यह सुनकर पहला पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। दूसरी ओर हमें उस आइलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटा सा स्नेक मॉन्स्टर काफ़ी तेजी से भागता हुआ जाकर उस डीमन स्नेक को बताता है कि जिनिंग उस डीमन स्नेक को मारने के लिए इस ओर आ रहा है। तभी वह स्नेक मॉन्स्टर बोलता है, तो तुम कहना चाहते हो कि जिनिंग अभी इस लेक के अंदर मौजूद है? यह सुनकर वह मॉन्स्टर हाँ में जवाब देता है। तभी डीमन स्नेक काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि वह मेरे पास खुद मरने के लिए आ रहा है और अब यहाँ पर जिनिंग को मारकर मैं अपने बेटे की मौत का बदला लूंगा। जिसके बाद वह काफी तेजी से वहां से जाने लगता है। अब रास्ते में ही उसे जिनिंग मिल जाता है जो चलता हुआ उसकी ओर आ रहा होता है। अब जिनिंग को देखते ही वह डीमन स्नेक बोलता है, जिनिंग उस दिन तुमने बड़ी बेरहमी से मेरे बेटे को मार दिया था, तो आज मैं इस जगह पर तुम्हें मारकर अपना बदला पूरा करूंगा। तभी जिनिंग बोलता है, मैं भी यहाँ पर बदला लेने के लिए ही आया हूँ, तो फिर चलो देखते हैं इस जगह पर आज किसका बदला पूरा होता है। और अब वहाँ पर उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी वह डीमन स्नेक अपने फायर से जिनिंग पर अटैक करता है, पर तभी जिनिंग अपने स्वॉर्ड से उस अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है और अब वह काफी तेजी से उस स्नेक के ऊपर अटैक करके उसे घायल कर देता है। अब गुस्से में वह डीमन स्नेक वहां पर पानी की लहरों को उठाता है, जिससे जिनिंग वहां पर डूबने लगता है, पर तभी वह काफी तेजी से पानी से बाहर आ जाता है। अब डीमन स्नेक जिनिंग का पीछा करते हुए पानी से बाहर आकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी जिनिंग काफी तेजी से अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस स्नेक को काटने लगता है। जिसके बाद वह अपने फायर लोटस टेक्निक का यूज करते हुए उस स्नेक के सर को पकड़कर क्रश करने लगता है। अब जिनिंग की पावर को देखकर वह स्नेक काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है कि कुछ ही दिनों में जिनिंग की पावर जीचुआन जितनी हो चुकी है, आखिर यह कैसे हो सकता है। जिसके बाद वह जिनिंग से बचने के लिए वहां से दूर भागने लगता है। तभी जिनिंग अपने लेजर 1000 शॉट टेक्निक का यूज करते हुए काफी तेजी से उस स्नेक की ओर आगे बढ़ता है और अब वह उसे वहां पर बुरी तरीके से घायल कर देता है। जिसके बाद वह दोबारा उस स्नेक के ऊपर अटैक करके उसे मार देता है और वहां से जाने लगता है। और अब वह बोलता है कि तुमने यहाँ पर कई निर्दोष लोगों को मारा है और आज मैंने यहाँ पर तुम्हें मारकर उन सब का बदला लिया है, तो अब तुम इसी लेक के अंदर तड़प तड़प कर मरोगे। और अब यह बोलकर जिनिंग वहां से चला जाता है। अब हमें जी फैमिली का मैंशन दिखाया जाता है जहां पर जीचुआन अपने सभी साथियों के साथ सुलोंग माउंटेन पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा होता है। तभी उस जगह पर क्वीन यू आती है और उसे बताती है कि क्वीन की मॉम की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। अब यह सुनकर जीचुआन उसके साथ की मॉम को देखने के लिए जाता है। अब जीचुआन को देखते ही यूची बोलती है, जल्द ही हमारे क्लैन और सुलोंग माउंटेन के बीच वॉर स्टार्ट होने वाली है और हमारे क्लैन का हर आदमी तुम्हारी इसमें मदद करने को तैयार है, पर इस जगह पर सुलोंग माउंटेन का साथ ही आंसेन माउंटेन देगा, क्योंकि उन दोनों के रिलेशंस काफी ज्यादा अच्छे हैं और हमारा क्लैन उन दोनों की ताकत के सामने कभी नहीं टिक पाएगा। और तो और इस जगह पर बस हमारे पास एक ही उम्मीद है, जिनिंग, पर वह अभी छोटा है तो हम इतना बोझ उसके कंधों पर नहीं दे सकते हैं, तो इस वॉर में हमारे क्लैन का हारना तय है। तभी जीचुआन बोलता है, यूची आखिर तुम इस जगह पर कहना क्या चाहती हो? क्या हम उनके एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर ले? पर अब ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। तभी यूची बोलती है, नहीं, मैं यह कहना नहीं चाहती हूँ, मैं बस तुम्हें यहाँ पर याद दिलाना चाहती हूँ हमारे पास एक ऐसा ट्रेजर है जिससे हम यहाँ पर अपने क्लैन को बचा सकते हैं। और क्या तुम्हें ड्रैगन सील ऑफ सेलेस्टियल चेन याद नहीं? उस सील को एक्टिवेट करने के लिए हमें 5 ग्रेट मास्टर की जरूरत पड़ेगी। हम यह जानते हैं कि सुलोंग माउंटेन के पास कई सारे पावरफुल लोग मौजूद हैं, पर अगर एक बार उस स्पेल को एक्टिवेट कर दिया जाए तो उसे कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है और उस सील के अंदर से निकलने वाला ड्रैगन सुलोंग माउंटेन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। अब यह सुनकर जीचुआन खुश होते हुए बोलता है, तो क्या तुम्हें पता है कि इस स्पेल को कैसे यूज करते हैं? तभी यूची उसे वह स्पेल यूज करके दिखाती है और अब वह बोलती है कि यही है ड्रैगन सील सेलेस्टियल चेन।
इस चेन को यहाँ पर 5 भागों में बांटा गया है और इस जगह पर 5 पावरफुल लोग मिलकर ही इस चेन के अंदर से इस ड्रैगन को आजाद कर सकते हैं। तभी जीचुआन बोलता है वॉर के दौरान हम इस स्पेल का यूज करके सुलोंग माउंटेन को काफी आसानी से हरा सकते हैं। यूची हाँ में जवाब देते हुए बोलती है कि यह स्पेल काफी ज्यादा खतरनाक है, पर इसकी 2 कमजोरी है। इस ड्रैगन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी ज्यादा मुश्किल है और दूसरी हम इस स्पेल का यूज तभी कर सकते हैं जब सुलोंग माउंटेन के लोग काफी बड़ी तादाद में हमारे रेंज में आ जाए, क्योंकि जिस जगह पर इस स्पेल को यूज किया जाएगा यह ड्रैगन उस जगह से कहीं और नहीं जा सकता है और यह अपने पास आने वाले ही दुश्मनों पर अटैक करेगा। तभी जीचुआन बोलता है सुलोंग माउंटेन और यान माउंटेन काफी लंबे समय से एक दूसरे के दोस्त है और उन दोनों के एक हो जाने के बाद उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता है, पर इस स्पेल की मदद से हम उन दोनों को ही हरा सकते हैं। तभी यूची बोलती है यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, इस स्पेल को बस मेरे फैमिली के लोग ही यूज कर सकते हैं, वरना यह स्पेल एक्टिवेट नहीं होगा और अब मेरी फैमिली में इस स्पेल को यूज करने वाले ज्यादा लोग नहीं बचे हैं, तो बैटल ग्राउंड में मुझे भी जाना पड़ेगा। यह सुनते ही जीचुआन परेशान हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हालत अभी काफी ज्यादा खराब है, तो तुम ऐसा नहीं कर सकती। यूची बोलती है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है और मैं यह बात जानती हूँ कि अब मैं बस कुछ और महीने ही जिंदा रहूंगी, तो मैं यहाँ पर मरने से पहले अपने जी क्लैन के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अब यह सुनकर जीचुआन आगे कुछ भी नहीं बोल पाता है और वह उस रूम से बाहर आ जाता है। पाया जाता है कि जिनिंग एक जंगल में घूम रहा होता है, तभी उसकी नज़र आसमान में उड़ते हुए एक गोल्डन एरो पर जाती है, जिसे देखकर वह बोलने लगता है कि इस गोल्डन एरो को तो तब चलाया जाता है जब जी फैमिली के किसी बड़े प्रॉब्लम को लेकर एक बड़ी मीटिंग रखनी होती है और अब वह भी अपने जी क्लैन की ओर भागने लगता है। अब हमें जी क्लैन में दिखाया जाता है जहां पर जीचुआन, जिली, यूची और साओबाई एक जगह की ओर जा रहे होते हैं और तभी उस जगह पर जी फैमिली के एंसेस्टर्स आते हैं, जिन्हें देखते ही जीचुआन उनके सामने झुकते हुए बोलता है मैंने आपको यहाँ पर कष्ट दिया, इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। तभी एक ओल्ड मैन बोलता है जीचुआन, मुझे पता है कि सुलोंग माउंटेन और यानसेन माउंटेन से हमारी जी फैमिली की फाइट होने वाली है और यहाँ पर अपनी जी फैमिली को बचाने के लिए हम कभी भी तैयार हैं। तभी उस जगह पर क्वीन यू भागते हुए आती है और सबको बताती है कि जिनिंग क्लैन में वापस आ चुका है। अब जिनिंग भी वहां पर भागता हुआ आता है और उस जगह पर अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद वह सभी लोग एक घर के अंदर जाते हैं और अब जीचुआन जिनिंग को यानसेन माउंटेन और सुलोंग माउंटेन के बारे में सब कुछ बताता है। अब यह सुनकर जिनिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी जिली बोलता है यह तो कुछ भी नहीं, इतने सालों से हम एक गुलाम की जिंदगी जी रहे थे, पर अब बहुत हुआ, अब हम फाइट से पीछे नहीं हटेंगे। तभी जिनिंग बोलता है फादर, तो सुलोंग माउंटेन के पास कितने वॉरियर्स हैं? अब जीचुआन उसे बताता है कि सुलोंग माउंटेन का सबसे पावरफुल पर्सन टोंग यू है और यान हाउस का सबसे पावरफुल पर्सन सुली, और जब पिछली बार हमारी उनसे फाइट हुई थी टोंग यू ने अकेले ही हमारे आधे से ज्यादा वॉरियर्स को मार दिया था। वहीं सुली एक जगह पर बैठा हुआ अपने फॉर्मेशन की मदद से टोंग यू की पावर को बढ़ा रहा था और सुली यहाँ पर इतना पावरफुल है कि इस पूरे कॉन्टिनेंट में सुली जितना पावरफुल कल्टीवेशन किसी के भी पास नहीं है। यह सुनकर जिनिंग बोलता है तब तो उसे यहाँ पर कोई हरा ही नहीं सकता है और यहाँ पर हमारे जीतने के कोई चांसेस है ही नहीं। जीचुआन उसे बताता है कि पिछले 100 सालों से सुली एक कमरे के अंदर बैठा कल्टीवेशन कर रहा है और वह उस कमरे से एक बार भी बाहर नहीं निकला है, तो उसे नहीं लगता कि सुली इस वॉर में शामिल होगा। तभी जिली बोलता है तो जीचुआन तुम उन लोगों से कैसे फाइट करने वाले हो? अब जीचुआन उन्हें ड्रैगन सील ऑफ सेलेस्टियल चेन के बारे में बताता है और बोलता है कि वह इस स्पेल को ऐसी जगह पर कास्ट करेंगे जिस जगह पर उन लोगों के सबसे ज्यादा वॉरियर्स मौजूद होंगे और इस स्पेल की वजह से वह सभी वॉरियर्स पलक झपकते ही वहां पर मारे जाएंगे, जिसके बाद वह आगे बढ़कर उनसे फाइट करना स्टार्ट करेंगे। तभी जीचुआन का फादर बोलता है हमारी यहाँ पर प्लानिंग बिल्कुल सही है, पर क्या तुम्हें लगता है कि सुलोंग माउंटेन उसी जगह पर अपने सबसे ज्यादा वॉरियर्स को भेजेगा और क्या वह हमसे फाइट करने के लिए अपने पूरे फोर्स के साथ अटैक करेगा? उससे ऐसा करवाने के लिए हमें उन्हें गुस्सा दिलाना होगा और उन्हें वॉर के लिए चैलेंज करना होगा, तो यह काम करने के लिए कौन जाएगा? तभी जिनिंग आगे बढ़कर बोलता है यह काम मैं करूंगा। तभी जिनिंग का ग्रैंडफादर बोलता है नहीं, तुम यह नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे ही कंधों पर हमारी जी फैमिली का फ्यूचर टिका हुआ है, तो मैं तुम्हें उस जगह पर नहीं जाने दूंगा।
जिनिंग बोलता है ग्रैंडफादर मुझे यह सब कुछ पता है और आपको यहाँ पर मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं सब काम समझदारी से करूँगा और उस जगह से बिल्कुल सही सलामत वापस आऊँगा। अब जिनिंग का फादर भी उसे वहाँ पर सपोर्ट करता है और बोलता है कि इस काम के लिए हमें जिनिंग से बेहतर इंसान मिल ही नहीं सकता है। अब यह सुनकर जिनिंग के ग्रैंडफादर उसे भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर वह साओबाई से बोलते हैं कि वह जिनिंग के साथ जाए और उसका ध्यान रखे। अब हमें सुलोंग माउंटेन दिखाया जाता है, जहां पर एक फ्लाइंग कारपेट पर बैठकर सुलोंग माउंटेन के सभी लोग अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं। और तभी टोंग्यू अपने भाई से बोलता है कि बड़े भाई, जी फैमिली एक छोटी सी फैमिली है, तो हमें उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने ज़्यादा फोर्सेस भेजने की कोई जरूरत नहीं। मैं अकेला ही उनकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तभी वह पर्सन बोलता है अभी मुझे पता चला है कि जी फैमिली के तीनों जनरेशन के पावरफुल वॉरियर्स उस जगह पर मौजूद है, तो तुम्हें उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तभी टोंग्यू बोलता है यहाँ पर जी फैमिली दोबारा हमारे खिलाफ खड़ा होने की कोशिश कर रही है, काश हमने उसी दिन उन सभी को जान से मार दिया होता। तभी वह पर्सन बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं उस दिन उन्हें मारना नहीं चाहता था, पर जी चुआन ने उस दिन मुझसे प्रॉमिस किया था कि वह दोबारा कभी भी मेरे खिलाफ खड़ा नहीं होगा, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने प्रॉमिस को तोड़ देगा। और तो और मैंने यह भी सुना है कि अब जी फैमिली के पास कई सारे पावरफुल वॉरियर्स मौजूद हैं, पर इस बार हम अपनी पुरानी गलती को नहीं दोहराएंगे और पूरे जी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी उस जगह पर जिनिंग साओबाई पर बैठकर आ जाता है, जिसे देखते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब जिनिंग बोलता है मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक मैसेज देने के लिए आया हूँ। हम अपनी आर्मी के साथ इस माउंटेन से 400 किलोमीटर दूर 10,000 शॉर्ट सिटी के पास मौजूद है और हम तुमसे फाइट करने के लिए तैयार है, तो आगे आकर हमारा सामना करो। यह सुनकर टोंग्यू को काफी गुस्सा आता है। तभी जिनिंग आगे बढ़ता हुआ बोलता है तो इस जगह पर टोंग्यू कौन है? जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, पर अगर तुम असली मर्द हो तो बैटलफील्ड में आकर मेरा सामना करो, मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। तभी एक पर्सन गुस्से में जिनिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर टोंग्यू उसे रोक देता है और बोलता है कि जिनिंग, जी हुओ और जी चुआन से जाकर कहो कि मैं जल्द ही तुम्हें बैटल ग्राउंड में मिलूंगा और मेरा सामना करने के लिए तुम सभी लोग तैयार रहो। जिनिंग बोलता है चलो फिर देखते हैं कि तुम में से किस किस के पास हमारा सामना करने की हिम्मत है। वैसे तो तुम सभी लोग एक डरपोक हो और मैं यहाँ पर कायरो से बात नहीं करता हूँ। और अब जिनिंग साओबाई के साथ वहां से चला जाता है। वहीं पर जिनिंग की बात को सुनकर टोंग्यू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह बोलता है कि बड़े भाई, जी फैमिली की इतनी हिम्मत कि उन्होंने इस जगह पर आकर हमें वॉर के लिए चैलेंज किया, जरूर उनके पास कोई हिडन टेक्निक है। तभी उनका हेड बोलता है मैंने तुमसे स्टार्टिंग में ही कहा था, हमें उन्हें अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए। जी फैमिली के सभी एल्डर सील मास्टर है, तो वह हम पर सील टेक्निक का यूज करेंगे, पर वह लोग स्टार्टिंग में हम पर इसका यूज नहीं कर सकते हैं, तो जरूर यहाँ पर उनके पास कोई दूसरा प्लान भी है। इस फाइट में हमारी मदद करने के लिए नोंगजी टाओ को बुलाओ। टोंग्यू बोलता है वह तो एक सील मास्टर है, जिसके बाद वह हंसते हुए बोलता है मैं आपका पूरा प्लान समझ गया बड़े भाई, नोंगजी टाओ किसी भी सील को तोड़ सकता है, तो अगर जी फैमिली के एल्डर हम पर सील टेक्निक का यूज करेंगे तो नोंगजी टाओ हमारी ओर से हमारी मदद कर सकता है। दूसरी ओर जिनिंग साओबाई के साथ जा रहा होता है। तभी वह एक पर्सन को सुलोंग माउंटेन की ओर जाता हुआ देखता है। अब उसे देखकर साओबाई बोलता है यह तो नोंगजी टाओ है। जिनिंग बोलता है आखिर यह कौन है? साओबाई उसे बताता है कि यह फर्स्ट ग्रेड सील मास्टर है और यह काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी जिनिंग बोलता है तो यह सुलोंग माउंटेन की ओर क्यों जा रहा है? साओबाई बोलता है डोंगजी ने इसे वॉर में मदद करने के लिए बुलाया होगा। जिनिंग बोलता है तो फिर चलो हम इसे सुलोंग माउंटेन तक पहुंचने से पहले ही रोक देते हैं। और अब जिनिंग नोंगजी टाओ के पास जाकर उसे ग्रीट करता है। नोंगजी टाओ जिनिंग को ग्रीट करता हुआ उससे उसका इंट्रोडक्शन मांगता है। जिनिंग बोलता है कि मैं सुलोंग माउंटेन का जिनिंग हूँ और मैं इस जगह पर हमारे एल्डर के कहने पर आपको लेने के लिए आया हूँ। अब नोंग डाओ बोलता है सुलोंग माउंटेन ने मुसीबत के वक्त हमेशा मेरी मदद की है, तो अगर इस वक्त सुलोंग माउंटेन किसी खतरे में है तो मैं आप लोगों की मदद करने से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटूंगा। जिनिंग बोलता है हम पहले प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, पर अब सब कुछ ठीक है, क्योंकि हमारी खतरनाक पावर को देखकर जी क्लैन अपने आप ही डर गया और उसने हार मान ली। और जी क्लैन ने डर के मारे हमें यहाँ पर अपने सभी सीक्रेट ट्रेजर्स दे दिए हैं। नोंग डाओ बोलता है तो क्या अब तुम लोग जी क्लैन पर अटैक नहीं करने वाले हो?
जिनिंग ना में जवाब देते हुए बोलता है कि उन लोगों ने हमसे डरकर हार मान लिया है, तो अब यहाँ पर 1 महीने से पहले वॉर की कोई भी संभावना नहीं है। यह सुनकर नोंग टाओ बोलता है तो ठीक है, अब इस जगह पर मेरा कोई भी काम नहीं। अगर 1 महीने बाद वॉर स्टार्ट होने वाला है तब मैं उसी टाइम पर वापस आऊँगा। और अब नोंग डाओ वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाते ही जिनिंग बोलने लगता है, फर्स्ट ग्रेड सील मास्टर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना बड़ा बेवकूफ़ होगा। मैंने बस यहाँ पर एक झूठ बोला, जिसके बाद यह मेरे बातों में फंसता ही चला गया। साओबाई बोलता है यह वॉर सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि सुलोंग माउंटेन के पास काफ़ी बड़ी आर्मी है, पर हमारे भी वॉरियर्स कमज़ोर नहीं। और एक बार वॉर स्टार्ट होने के बाद इस जगह पर जो तबाही होगी इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस है कि टोंग यू फाइट के लिए तुम्हें चैलेंज करेगा, और मुझे पता है कि तुम उसे हरा सकते हो। बस तुम्हें फाइट के दौरान उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना है और अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उससे फाइट करना है। जिनिंग बोलता है आपको यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। दिखाया जाता है कि टोंग यू और टोंग जी उस फ्लाइंग कारपेट पर खड़े होकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब काफी टाइम बीत चुका है और नोंग जी डाओ अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। टोंग जी बोलता है नोंग डाओ टाइम का पक्का इंसान है और मैं उसे काफी लंबे समय से जानता हूँ, और अगर वह इस जगह पर लेट हुआ है तो जरूर इसका कोई न कोई कारण होगा। तो क्या मुझे उसे ढूंढने के लिए किसी को भेजना चाहिए? तभी टोंग यू बोलता है शायद वह स्टिल वाटर सिटी में मिलने वाले पनिशमेंट से डर गया है और इसी वजह से वह यहाँ पर नहीं आया है। पर अब इस बारे में सोचकर हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इस जगह पर पहले ही कई पावरफुल मास्टर्स को बुला लिया है। तो अब हमें जी फैमिली पर अटैक करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तभी टोंग जी बोलता है तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, और इतने सारे पावरफुल लोगों को तुम यहाँ पर गाइड करोगे तो हम इस वॉर में जरूर जीतेंगे। जिसके बाद वह सभी लोग हॉर्न माउंटेन की ओर निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर हॉर्न माउंटेन पर जी फैमिली के सभी लोग पहले से ही मौजूद होते हैं। वहीं जिनिंग का ग्रैंडफादर उसकी तारीफ करते हुए बोल रहा होता है कि तुमने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया। जिसके बाद वह बोलता है कि इस जगह पर जी चुआन, जिली, यूची, साओ यिंग और ल्यू जैन यह पांचों ड्रैगन सील ऑफ सेलेस्टियल चेन को कंट्रोल करेंगे। साओबाई और जिनिंग बैटलफील्ड में आगे जाकर फाइट करेंगे और यहाँ पर बिना रुके सभी को जान से मार देंगे, और वह इस जगह पर अपने दुश्मन को अपने इल्यूजन्स में फंसाएगा, जिससे उन सभी को उन लोगों पर अटैक करने का मौका मिलेगा। जिसके बाद वह सभी लोग इसी प्लान के हिसाब से काम करते हैं। वहीं जिनिंग एक जगह से खड़ा होकर रास्ते पर नजर रख रहा होता है और तभी वह देखता है कि सुलोंग माउंटेन के लोग उस ओर अपने फ्लाइंग कारपेट पर बैठकर आ रहे होते हैं। अब वह वहां पर सभी को इसके बारे में बता देता है, जिससे उस जगह पर सभी लोग तैयार हो जाते हैं और साओबाई उसके पास आ जाता है। अब वह सभी लोग टोंगयुन माउंटेन के सामने पहुंच जाते हैं, पर उस जगह पर काफी ज्यादा कोहरा होता है और उन्हें कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होता है। जो देखकर एक पर्सन बोलता है कि इस जगह पर किसी सील का यूज करते हुए इस इल्यूजन को क्रिएट किया गया है। अब वहाँ पर जिनिंग का ग्रैंडफादर चिल्लाते हुए बोलता है सुलोंग माउंटेन के सभी लोगों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ, और हम सभी लोग काफी लंबे समय से तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। तभी टोंगजी बोलता है यह आवाज तो जी हुओ की है। यह सुनकर टोंगयू बोलता है वह एक सील मास्टर है, पर उसे मारना मेरे लिए एक बच्चों का खेल होगा। तभी एक पर्सन बोलता है पर हम इस इल्यूजन से कैसे बाहर निकलेंगे, और यह एरिया काफी बड़ा है, तो हम उस सील को यहाँ पर कहाँ ढूंढेंगे। तभी टोंगयू बोलता है यह बस एक विजन ब्लॉकर सील है, जिसे तोड़ने के लिए वह एक मेज स्पिरिट बीस्ट को आगे भेजता है। अब वह स्पिरिट बीस्ट आगे बढ़कर उस सील को ढूंढकर वहां पर तोड़ देती है, जिससे वह इल्यूजन वहां से खत्म हो जाता है। अब उस सील के टूटते ही सभी लोग वहां पर साओबाई और जिनिंग को बैठा हुआ देखते हैं। अब वहां पर जिनिंग को देखते ही टोंगयू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर उसी वक्त जिहाओ उस जगह पर एक और इल्यूजन को क्रिएट कर देता है। अब इस इल्यूजन का सील वह स्पिरिट बीस्ट भी नहीं ढूंढ पाती है, जिसके बाद वह टोंगयू के पास आकर उससे माफी मांगती है। तभी टोंगयू बोलता है इससे किसे फर्क पड़ता है, हम लोग सीधा नीचे जाकर उन पर अटैक करते हैं। तभी टोंगजी उसे रोक देता है और बोलता है कि हमें नहीं पता कि यह इल्यूजन कितना पावरफुल है, और वह इस इल्यूजन के बीच में से हम पर कभी भी अटैक करके हमें मार सकते हैं, और क्या पता उन लोगों ने यहाँ पर हमारे लिए कई सारे ट्रैप्स बिछा रखे हो, तो पहले हमें इस इल्यूजन को खत्म करना होगा।
जिसके बाद वह दोनों दो ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं और एक ग्रुप को टोंगयू और दूसरे ग्रुप को टोंगजी कंट्रोल करता है। अब टोंगयू बोलता है कि मैं आगे जाकर उस सील को डिस्ट्रॉय करता हूँ, जिसके बाद तुम लोग पीछे से अटैक कर देना। टोंगजी उसे मना करता है और बोलता है कि तुम हम में से सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, तो हम तुम्हें ऐसे खतरे में नहीं डाल सकते हैं, तो तुम यहाँ पर इंतजार करो। मेरी टीम आगे जाकर उस सील को डिस्ट्रॉय करती है, जिसके बाद तुम उन पर अटैक करके उन्हें मार सकते हो। अब टोंगयू टोंगजी को एक एम्बुलेंट देता है और बोलता है कि अगर तुम्हें कोई खतरा हो तो इस एम्बुलेंट को डिस्ट्रॉय कर देना, मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। दूसरी ओर जीचुआन और यूची उस सील को एक्टिवेट करने के लिए तैयार होते हैं। अब यूची उन्हें बताती है कि यहाँ पर वह पांचों लोग उस ड्रैगन के अलग अलग बॉडी पार्ट्स का रोल प्ले करेंगे और ल्यू जैन ड्रैगन का सर बनेगा, ग्रैंड मदर बाइटोयू ड्रैगन की बॉडी, जिली ड्रैगन के क्लॉ बनेगा और जीचुआन ड्रैगन की पूंछ जो उसके दिशा को कंट्रोल करेगा और वह ड्रैगन के हार्ट के रूप में ड्रैगन को पावर देगी। दूसरी ओर टोंगजी अपने साथियों के साथ उस सील को ढूंढने के लिए आया होता है और अब वह एक जगह पर आकर अपने हाथ से कुछ खून की बूंदें नीचे गिराता है, जिससे वहां पर एक फॉर्मेशन बन जाता है और अब टोंगजी के खून की कुछ बूंदें उस जगह पर चारों ओर उस सील को ढूंढने लगती है और अब वह उस जगह पर इल्यूजन सील को ढूंढ लेता है, जिसके बाद वह अपने साथियों के साथ उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए चल पड़ता है। दूसरी ओर यूची ड्रैगन सील ऑफ सेलेस्टियल चेन को स्टार्ट कर देती है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा ड्रैगन बनकर तैयार हो जाता है। वहीं टोंगजी उस सील के पास पहुंचकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और अब जैसे ही उस जगह से वह इल्यूजन हटता है, उन सभी को अपने सामने वह जाइंट ड्रैगन दिखाई देता है और अब वह ड्रैगन उन पर अटैक करने लगता है और ड्रैगन के एक ही अटैक में वहां पर 4 लोग मारे जाते हैं। यह देखकर वहां पर सभी लोग डर जाते हैं और अपने आप को बचाने के लिए उस जगह पर एक फॉर्मेशन बना लेते हैं। वहीं उस ड्रैगन की पावर को देखकर सभी लोग डर चुके होते हैं और बोल रहे होते हैं कि यह एक रियल ड्रैगन है, हम इसे कभी नहीं हरा पाएंगे। तभी टोंगजी बोलता है यह कोई रियल ड्रैगन नहीं है, बल्कि यह भी एक सील है, एक पावरफुल ड्रैगन सील, और यह इतना पावरफुल है कि थोड़ी ही देर में हमें मार सकता है। तो अब हमें टोंगयू को बुलाना ही होगा, जिसके बाद वह उस एमुलेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब टोंगयू को पता चल जाता है कि टोंगजी खतरे में है, जिसके बाद वह अपने सभी साथियों के साथ उस ओर निकल पड़ता है और अब वहां पर साओबाई और जिनिंग भी उन लोगों पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जिनिंग को जीचुआन दिखाई देता है और अब जीचुआन जिनिंग को उस ड्रैगन सील ऑफ सेलेस्टियल चेन के बारे में सब कुछ बताता है और बोलता है कि इस जगह पर वह चारों लोग यह ड्रैगन बने हुए हैं, तो वह अभी फाइट नहीं कर सकते हैं, तो इस जगह पर अब सब कुछ जिनिंग के कंधों पर ही है। अब जीचुआन वहां पर जिनिंग को 6 फ्लाइंग शॉट देते हुए बोलता है कि इस वेपन का यूज करके तुम सुलोंग माउंटेन के लोगों को काफी आसानी से मार सकते हो और इस जगह पर पहले से ही तुम्हारे पास 3 शॉट्स मौजूद है, तो इन्हें मिलाकर तुम्हारे पास टोटल 9 शॉट्स हुए, जिनका यूज करके तुम अपने 10,000 लेजर शॉट टेक्निक को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हो। अब जिनिंग उन 6 शॉट को वहां पर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वहां पर उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब जीचुआन बोलता है कि तुम्हें अब उन लोगों से फाइट करने के लिए 10,000 लिटिल शॉट टेक्निक का यूज करना है और इस टेक्निक का यूज करके तुम काफी बड़े ग्रुप को आसानी से मार सकते हो। जिसके बाद वह जिनिंग को उस ड्रैगन की टेल पर बैठने के लिए बोलता है, जिससे जिनिंग उन सभी पर सरप्राइज अटैक कर सके। दूसरी ओर टोंगजी और उसके सभी साथी उस फॉर्मेशन के अंदर बैठे होते हैं। वहीं टोंगजी बोल रहा होता है कि इस जगह पर टोंगयू के आते ही वह जी फैमिली के एक एक पर्सन को ढूंढकर जान से मार देगा। तभी उस जगह पर बारिश होने लगती है। यह देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है और वह अपने ऑरा फील्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं। तभी वह ड्रैगन दोबारा उस जगह पर आ जाता है, जिसे देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। पर इस बार वह ड्रैगन सीधा ऊपर आसमान की ओर चला जाता है और वह सभी लोग देखते ही रह जाते हैं। तभी उस ड्रैगन की टेल के ऊपर से जिनिंग अचानक अपने 10,000 लिटिल शॉट टेक्निक का यूज करता है, जिससे उसके लेजर शॉट्स छोटे छोटे पानी के बूंदों में चेंज होकर नीचे गिरने लगते हैं। यह देखते ही एक पर्सन अपनी पावर का यूज करते हुए अम्ब्रेला बना लेता है, पर तभी वह पानी की बूंद दूसरे पर्सन पर गिरती है और वह पर्सन वहीं पर मारा जाता है। यह देखते ही डोंगजी सभी को ऑरा फील्ड का यूज करने के लिए बोलता है। तभी एक और पर्सन वहां पर मारा जाता है। तभी डोंगजी अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने लगता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए उस जगह पर 4 लोग अपनी पावर का यूज करते हुए जिनिंग पर अटैक करते हैं
अब उन चारों का अटैक एक साथ कंबाइंड होकर काफी खतरनाक बन जाता है, जिससे जिनिंग वहां पर काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है और दूर जाकर गिरता है। पर उसकी चोटें उस जगह पर अपने आप ही हील होने लगती है, जिसके बाद जिनिंग काफी तेजी से दोबारा उस ड्रैगन की टेल पर बैठकर उनकी ओर आने लगता है। यह देखते ही वह सभी लोग मिलकर उस जगह पर एक डिफेंस बनाते हैं और अब उस डिफेंस के अंदर से कई सारे इंसेक्ट बाहर निकलने लगते हैं, जो उस जगह पर चारों ओर फैल जाते हैं। तभी उस जगह पर दोबारा बारिश होने लगती है और उन बारिश की बूंदों के साथ जिनिंग के वह लिटिल स्वॉर्ड भी नीचे गिर रहे होते हैं, जिनसे टकराते हुए वह सभी इंसेक्ट उस जगह पर मरने लगते हैं। अब यह देखकर उस जगह पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि जिनिंग अभी बस 18 साल का है, आखिर वह इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है और आखिर उसने इतनी खतरनाक टेक्निक्स कहाँ से सीखी। तभी उस जगह पर वह ड्रैगन दोबारा आ जाता है और उस ड्रैगन पर बैठा हुआ जिनिंग अपनी पावर का यूज करते हुए उनके डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं जिनिंग की बॉडी से कई सारे लेजर शॉट निकल रहे होते हैं, जिनसे वहां पर मौजूद सभी लोग घायल होने लगते हैं। अब यह देखते ही वह सभी लोग उस जगह पर अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक का यूज करते हैं, जिससे उन सभी का टेक्निक मर्ज होकर एक डीमन में चेंज हो जाता है। तभी जिनिंग के अंदर से वह गॉडेस फिगर बाहर निकलती है, जो पलक झपकते ही उस डीमन को वहां से इरेज कर देती है। यह देखकर वह सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी जिनिंग उस जगह पर अपने फायर एंड वाटर लोटस टेक्निक के साथ 10,000 लेजर शॉट टेक्निक को मर्ज करते हुए एक एक करके वहां पर मौजूद सभी लोगों को मारने लगता है और अब वह उस जगह पर टोंगसी और उसके सभी साथियों को पलक झपकते ही मार देता है। दूसरी ओर हमें एक जगह पर खड़े सिली को दिखाया जाता है, जो टोंगसी के मरते ही उस जगह पर अपने कल्टीवेशन से उठ चुका होता है। अब उन सभी लोगों को मारने के बाद जिनिंग एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए अपनी पावर को रिस्टोर कर रहा होता है। अब उस जगह पर थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद ही जिनिंग की फायर लोटस टेक्निक एक अनदर लेवल पर पहुंच जाती है और अब वह 9 हेवेंस के 7th लेवल पर पहुंच जाता है। दूसरी ओर जीचुआन और बाकी सब ड्रैगन सील ऑफ सेलेस्टियल चेन का यूज करते हुए टोंगयू से फाइट कर रहे होते हैं, पर टोंगयू काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वह अपने एक ही अटैक में उस ड्रैगन सील को तोड़ देता है, जिसके बाद वह उस जगह पर चिल्लाते हुए जिगवेंग को फाइट के लिए चैलेंज करता है और उसी वक्त वहां पर दोबारा बारिश स्टार्ट हो जाती है और अब एक काफी तेज लाइटनिंग के साथ उस जगह पर जिनिंग की एंट्री होती है। अब जिनिंग को देखते ही टोंगयू अपने हेवन और अर्थ टेक्निक का यूज करता है, जिसके बाद वह पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और अब वह आगे बढ़कर जिनिंग पर अटैक करता है, पर जिनिंग अपने एनर्जी प्रेशर से टोंगयू को पीछे धकेल देता है, जो देखकर उस जगह पर जिली और बाकी सब काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी टोंगयू बोलता है, तो इस जगह पर तुम्हारी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है, पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आज मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे क्लैन के हर एक मेंबर को जान से मार दूंगा। जिसके बाद वह अपनी पावर को बढ़ाता हुआ जिनिंग पर अटैक कर देता है। अब टोंगयू का यह अटैक काफी ज्यादा फास्ट होता है, जिससे काफी मुश्किल से जिनिंग बचता है। तभी टोंगयू दोबारा जिनिंग पर अटैक करता है। यह देखते हुए जिनिंग अपने 10,000 लेजर शॉट टेक्निक का यूज करता है, पर टोंगयू काफी आसानी से जिनिंग के अटैक को अपने हाथों से मसल देता है। अब जिनिंग दोबारा टोंगयू पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी टोंगयू उसे एक पंच करके दूर फेंक देता है। तभी जिनिंग दोबारा खड़ा होता हुआ टोंगयू पर अटैक करके उसे पीछे फेंक देता है। यह देखते ही टोंगयू गुस्से में जिनिंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसी वक्त जिनिंग अपने फायर एंड वाटर लोटस टेक्निक का यूज करता है और अब वह टोंगयू को उस जगह पर पकड़कर क्रश करने लगता है, जो देखकर टोंगयू को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब जिनिंग बोलता है, आज से 18 साल पहले इसी जगह पर तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, पर आज इस जगह पर तुम मरोगे और इस जगह पर तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। दूसरी ओर जीचुआन, क्विंसू और बाकी सब टोंगयू के साथियों से फाइट करते हुए उन्हें मार रहे होते हैं। अब उस जगह पर सभी को मारने के बाद जीचुआन सभी से बोलता है कि मेरे साथ चलो, टोंगयू को हराने में हम जिनिंग की मदद करते हैं। दूसरी ओर टोंगयू अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस फायर वाटर लोटस टेक्निक से आजाद हो जाता है
और अब वह जिनिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जिनिंग अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए टोंग्यू को काटने लगता है, पर टोंग्यू भी हार मानने को तैयार नहीं होता है और वह लगातार जिनिंग को पंचेस मारे चला जा रहा होता है। पर जिनिंग भी बिना रुके लगातार अटैक किए ही चला जा रहा होता है। तभी टोंग्यू जिनिंग के स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और अब वह उसे घुमाकर दूर फेंक देता है, जिसके बाद वह जिनिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर उसी वक्त जिनिंग अपने फायर वाटर लोटस टेक्निक के साथ 10,000 लेजर शॉट टेक्निक का यूज करते हुए उस जगह पर टोंग्यू को काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है, जिसके बाद टोंग्यू वापस अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और उसी वक्त जिनिंग टोंग्यू पर अटैक करके उसका सर काट देता है। अब उस जगह पर जीचुआन और बाकी सब पहुंचते हैं, जो वहां पर टोंग्यू को मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी जिनिंग की बॉडी ग्लो होने लगती है, क्योंकि टोंग्यू से फाइट करने के बाद उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और अब वह पर्पल हाउस तक पहुंच चुका होता है। अब जिनिंग उस जगह पर खड़ा होकर पर्पल हाउस की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी उस जगह पर सूली आ जाता है और अब वह जिनिंग पर अपने एक सील से अटैक करता है, जो देखते ही जीचुआन और बाकी सब दोबारा से अपने ड्रैगन सील ऑफ सेलेस्टियल चेन को एक्टिवेट करते हुए सूली के उस सील को जिनिंग के ऊपर गिरने से रोकने लगते हैं। पर सूली का किया गया वह सील अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है और जीचुआन और बाकी सब अपने ड्रैगन सील ऑफ सेलेस्टियल चेन फॉर्म में भी उस अटैक को नहीं ब्लॉक कर पा रहे होते हैं। यह देखते ही उनकी मदद करने के लिए साओबाई उस जगह पर पहुंच जाता है। तभी जीचुआन साओबाई से बोलता है कि तुम जल्दी से जाकर जिनिंग को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि वही हमारे क्लैन की आखिरी होप है। यह सुनते ही साओबाई जिनिंग के पास जाने लगता है। तभी जीचुआन और बाकी सब अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस सील को उस जगह पर रोकने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वह सील उस जगह पर एक व्हाइट ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है और अब वह ड्रैगन सील ऑफ सेलेस्टियल चेन पर अटैक करते हुए उसके हर पार्ट्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिससे उस ड्रैगन के अंदर मौजूद पांचों पर्सन एक एक करके मरने लगते हैं। और अब जीचुआन और क्विंसू भी वहां पर मारे जाते हैं, जो देखकर साओबाई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं खड़ा जिनिंग भी यह सब कुछ देख रहा होता है, पर वह अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा होता है, जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब इससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ने लगती है और उसके आसपास मौजूद सभी चीजें उसके एनर्जी प्रेशर से डिस्ट्रॉय होने लगती है, जो देखकर सूली भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी जिनिंग को किसी की आवाज सुनाई देती है, जो उससे बोल रहा होता है कि जिनिंग, फाइनली तुम इस जगह पर पहुंच ही गए। अब जिनिंग अपनी आंखों को खोलकर देखता है तो उसके सामने खड़ा एक बीस्ट बोल रहा होता है, जिनिंग, अब तुम पूरी तरीके से उस केव के मास्टर बन चुके हो और मैं उस केव का एशियंट गार्डियन हूँ। तभी जिनिंग अपने आप को एक अलग यूनिवर्स में पाता है और अब वह अपने सामने एक जाइंट पर्सन को देखता है और यही पर्सन उस केव का फर्स्ट मास्टर होता है, जो कि इस जगह पर जिनिंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और वह अपनी पावर जिनिंग को देने के लिए आया होता है, जिसके बाद जिनिंग उस पर्सन का डिसाइपल बन जाएगा और वह गॉड को भी डोमिनेट कर सकता है। जिसके बाद केव का फर्स्ट मास्टर अपनी पूरी पावर जिनिंग को दे देता है और तभी जिनिंग अपनी आंख खोलता है तो वह उस व्हाइट ड्रैगन को अपने सामने पाता है, जिसे देखते ही वह गुस्से में उस व्हाइट ड्रैगन पर अटैक करने लगता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। यह देखते ही सूली एक डीमन में चेंज हो जाता है और वह जिनिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी साओबाई अपने वुल्फ फॉर्म में आता हुआ जिनिंग को उसके ऊपर बैठने के लिए बोलता है। अब जिनिंग ऐसा ही करता है, जिसके बाद वह काफी तेजी से सूली की ओर जाता हुआ अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस पर अटैक करता है और जिनिंग के एक ही अटैक में सूली के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वह वहीं पर मारा जाता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।